एरिक का चेहरा फीका पड़ गया जब उसने नथानियल की मुट्ठियों के चारों ओर मना को घूमते हुए महसूस किया। डैम! उसका विरोधी उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार उसकी रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा थी। वह अपनी ताकत पैरों पर इस्तेमाल कर रहा है। सच में, नथानियल के पैर और तलवे मना से ढके हुए थे। वह अपनी ऊर्जा से छोटे-छोटे बर्स्ट्स बना रहा था, जो उसे आगे की तरफ धकेल रहे थे और उसकी स्पीड को खतरनाक हद तक बढ़ा रहे थे। एरिक मुश्किल से साइड में कूद पाया, वरना नथानियल की पंच सीधा उसे लग जाती। पंच चूका, लेकिन सामने एक छोटी सी ऊर्जा विस्फोट हो गया। एक शंकु जैसे दायरे में रिंग के पास खड़े कई छात्र हवा में कई मीटर ऊपर उछल गए। बड़े लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि वे या तो पहले मिलिट्री में रह चुके थे या अभी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। यानी वे इतने मजबूत थे कि हमला झेल सकें। फिर भी उस मूव से निकली हवा उनके बाल जरूर बिखेर दिए। होली मोली, एरिक ने सोचा। वह हमला तबाही मचाने वाला था। शायद जानलेवा नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि उसकी हड्डियां तोड़ दे। अगर एक भी वार लग गया तो वहीं पर सब खत्म। नथानियल ने एरिक की तरफ देखा, जो अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, और तुरंत उसकी ओर लपका। एरिक ने खतरा भांप लिया, जल्दी से खड़ा हुआ और पीछे हटने लगा। देखो इस कायर को! भीड़ से एक छात्र चिल्लाया। हाँ, युआन के सामने बड़ा शेर बन रहा था और अब नथानियल के सामने भाग रहा है, दूसरे ने जोड़ा। एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड सब चिंता भरी नजरों से मैच देख रहे थे। फ्लॉयड ने एरिक से कहा था कि खुद को शर्मिंदा मत करना, लेकिन साफ था कि यह मैच उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था। नहीं, नहीं, एरिक, तुम क्या कर रहे हो? फ्लॉयड ने किनारे से चिल्लाया। एरिक ने अपने दोस्त की आवाज सुनी, लेकिन इस वक्त वह नथानियल के हमलों से बचने में ही जूझ रहा था। नथानियल लगातार पंच मार रहा था, ज्यादातर हवा में, लेकिन उसकी ऊर्जा ही इतनी थी कि पूरा रिंग कांप उठता। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा की तोपें चला रहा हो, जिन्हें चकमा देना नामुमकिन था। एरिक बस दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। बूम! नथानियल ने फिर हवा में पंच मारा और एरिक जमीन पर लुढ़कते हुए किसी तरह बचा। क्या यही सब है जो माइटी अवेकनर कर सकता है? अवेकनर? भीड़ में से किसी ने कहा। क्या मैंने सही सुना? दूसरे ने पूछा। देश के अंदर एक अवेकनर होने की बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता थी। ज्यादातर छात्र और शायद उनके माता पिता इससे वाकिफ थे, लेकिन आम लोग और मैच देखने आए ज्यादातर लोग इससे अनजान थे। नथानियल ने 2 मीटर की दूरी से फिर पंच मारा और एरिक साइड में रोल करके बचा। हे रोजी, एक पिता ने अपनी बेटी से पूछा, जमीन पर पड़े उस लड़के की आइडोर रैंक क्या है? एरिक, वो प्लांट हगर सिग्मा 2 होगा। कितना लूजर है! रोजी ने कहा। सब जानते थे कि ज्यादातर थर्ड ईयर छात्र कम से कम आर्चो 1 पर होते हैं। सिग्मा 2 होना मतलब साफ था, काफी कमजोर। फिर भी उस आदमी ने देखा कि हार की स्थिति में होने के बावजूद एरिक की ताकत, स्पीड और रिफ्लेक्सेस हैरान कर देने वाली थी, लगभग आर्चो 2 जैसी। उस दूसरे लड़के ने उसे अवेकनर कहा था। मजाक कर रहा था क्या? आदमी ने पूछा। नहीं, वो सच में अवेकनर है। 1 महीने पहले अवेकन हुआ था। रोजी ने जवाब दिया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा जरूरी नहीं है। वैसे भी वह अपना ब्रेन क्रिस्टल ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया, सिर्फ ई रैंक तक। और जो पावर अवेकन हुई वो भी कुछ खास नहीं, बस डी रैंक। आदमी चुप हो गया। देश में अवेकनर होना बड़ी बात थी, लेकिन अगर वह इतना कमजोर था तो यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर भी सवाल बना रहा, अगर वह सिग्मा 2 है तो आर्चो 3 जैसे नथानियल के सामने टिक कैसे पा रहा है? एरिक फिर से पैरों पर खड़ा हुआ और नथानियल उसका पीछा करने लगा। भागना बंद कर और मर्द की तरह लड़! चिल्लाया। उसने फिर पंच मारा और ऊर्जा की एक लहर एरिक की तरफ बढ़ी। एरिक दूर था, इसलिए बच गया, लेकिन वह नथानियल के करीब जा ही नहीं पा रहा था। नथानियल उससे तेज भी था और उसके पास रेंज्ड अटैक्स भी थे। एरिक के पास बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नथानियल फिर डैश करके आया और पंच मारा। एक और जबरदस्त झटका, पूरा रिंग हिल गया। एरिक फिर बच गया, लेकिन उसे लगभग जमीन पर गोता लगाना पड़ा। मैं इस राक्षस से कैसे लड़ूं? उसने मन में सोचा। वह जल्दी से खड़ा हुआ ही था कि नथानियल ने फिर वार किया। हा! देखो इस चूहे को! अचानक एरिक उसकी तरफ झपटा। एरिक ने पंचों की एक छड़ी लगा दी, लेकिन नथानियल सब बच गया। एरिक ने पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, नथानियल एक छलांग में कई मीटर पीछे हट गया। आओ, दिखाओ!
तुम सच में क्या कर सकते हो? एरिक फिर दौड़ा। इस बार भी नथानियल ने अपनी पावर इस्तेमाल नहीं की। वह बस सबको दिखाने के लिए एरिक से खेल रहा था। एरिक ने ऊंची छलांग लगाई ताकि नथानियल के सिर पर वार कर सके, लेकिन नथानियल ने सीधा उसके पेट में पंच मारा। एरिक हवा में ही रुक गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस अटक गई। दर्द से वह हांफने लगा। अब एरिक समझ चुका था, वह ये मैच हारने वाला है। इस मॉन्स्टर के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता था। एक वार लगाना भी नामुमकिन लग रहा था। यह सच था कि अपनी पावर से एरिक खुद को सीधे हमलों से बचा पा रहा था, लेकिन यह तो समुद्र में एक बूंद जैसा था। फिर भी एरिक इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। बिना पूरी कोशिश किए सरेंडर करना उसे मंजूर नहीं था। उसने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। नेथानियल की पावर को टैंक करके उसके पास पहुंचने की कोशिश। बिना हिचकिचाए एरिक उसकी तरफ दौड़ पड़ा। नेथानियल के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। बस यही कर सकते हो? नेथानियल ने तिरस्कार से कहा। उसने और ज्यादा मना इकट्ठा की और एनर्जी फिस्ट तैयार की। एरिक ने भी वही किया। उसने जितनी मना हो सकती थी अपनी बाहों में भर ली और दौड़ता रहा। अब तुम खत्म हो। नेथानियल ने पंच मारा। ऊर्जा का जबरदस्त ब्लास्ट निकला और एरिक को सीधा लगा। लेकिन एरिक ने अपनी बाहों में जो मना भरी थी वह इस हमले से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही ऊर्जा टकराई, उसकी बाहों के चारों ओर बनी मोटी मना की परत एक छोटे बैरियर की तरह काम करने लगी। एरिक अपने शरीर को बचा पाया और अपनी ताकत की वजह से उछला नहीं, लेकिन उसकी बाईं बांह टूट गई। फिर भी वह नेथानियल तक पहुंच गया। उसने अपनी सही सलामत बांह से नेथानियल की छाती पर वार किया और एक गहरी चोट बना दी। तुमने क्या किया? तुम मरोगे। पूरा मैदान सन्न रह गया। एरिक ने स्कूल के सबसे ताकतवर फाइटर को जख्मी कर दिया था, लेकिन सब समझ रहे थे कि यह हमला कितना खतरनाक था। असली लड़ाई में एरिक तो अब तक मर चुका होता। नेथानियल बहुत करीब था। उसने स्पीड बढ़ाई और पल भर में एरिक के सामने आ गया। फ्यू! एक पंच, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह मारता ही गया जब तक एरिक बेहोश नहीं हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, हरामखोर। रेफरी और हीलर्स को बीच में आना पड़ा, क्योंकि नथानियल बेहोश एरिक को लगातार पीट रहा था। तुरंत रुको, वरना तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। नथानियल को होश आया। वह तुरंत पीछे हटा, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। प्लांट हगर ने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? यह असहनीय था। कार्ल और नताशा रिंग में आए और अपने दोस्त को रोका ताकि वह कुछ ऐसा न कर बैठे जिसका उसे पछतावा हो। कुछ मिनटों बाद नेथानियल शांत हुआ और उसे जिम से बाहर ले जाया गया। ईरिक! फ्लोyd चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। ग्वेन और एम्बर भी साथ आए। वह कैसा है? ग्वेन ने हीलर से पूछा। उसकी एक बांह टूटी है और कई कंकशंस हैं, लेकिन जान को खतरा नहीं है। कुछ घंटों में और हमारी थोड़ी मदद से वह फिर से खड़ा हो सकेगा, हीलर ने कहा। फिर उन्होंने एरिक का इलाज किया और उसे इन्फर्मरी ले जाया गया, जहां वह करीब 40 मिनट तक रहा। जब एरिक ने आंखें खोली, तो उसकी नजर फिर से एक सफेद छत पर पड़ी। हमारी हर मुलाकात ऐसे ही क्यों होती है? साइड से एक आवाज आई। एरिक ने सिर घुमाकर देखा और सामने बेंजामिन खड़ा था। अंकल बेन। एरिक थोड़ा उलझन में था। आखिरी बार जहां था वहां से बिल्कुल अलग जगह पर होश में आना आसान नहीं होता। लगता है काफी पिट गए हो, है ना? बेंजामिन ने कहा। एरिक ने चारों तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि वह इन्फर्मरी में है। लगता तो ऐसा ही है, एरिक बोला। क्या आपने मैच देखा था? देखा था, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा, बेंजामिन ने जवाब दिया। एरिक कुछ नहीं बोला, लेकिन बेंजामिन उसके मन की हालत समझ गया। हारने में कोई शर्म नहीं होती, एरिक। कई बार आगे बढ़ने के लिए यही जरूरी होता है, ने शांत स्वर में कहा। तो मैं हार गया? हाँ, लेकिन तुमने अच्छा किया। नहीं, वो तो बहुत पैथेटिक था। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, एरिक बोला। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुमने अच्छा किया। तुम्हारी हालत में कोई और होता तो शायद इतना भी नहीं कर पाता, बेंजामिन ने कहा। कौन सा नतीजा? मैं तो हार ही गया, एरिक ने कहा। सही है, लेकिन तुम उसे कम से कम एक बार हिट कर पाए, और वो चाल खतरनाक थी, मगर अच्छी तरह सोची समझी थी। बस सेना में जाने के बाद ऐसा दोबारा मत करना, बेंजामिन ने हल्की चेतावनी दी। एरिक ने चारों तरफ देखा। एम्बर, ग्वेन और फ्लोyd कमरे में नहीं थे। उसे हल्की सी नाराजगी हुई, लेकिन वह बिना सोचे कुछ मान लेना नहीं चाहता था। मेरे दोस्त कहाँ हैं? उसने पूछा। 15 मिनट पहले तक यहीं थे,
जैसे ही अगला मैच खत्म हुआ, सब रिंग की तरफ चले गए। वो सुंदर लड़की, एम्बर, उसका मैच लगभग 6 या 7 मिनट पहले शुरू हुआ है। तुम्हें जाकर देखना चाहिए, बेंजामिन ने कहा। और आप? मैं तुम्हारा मैच देखने आया था, लेकिन वो खत्म हो चुका था। अब रुकने की कोई वजह नहीं, बेंजामिन बोला। ठीक है, कभी साथ में समय बिताएंगे। जरूर, जैसे ही मुमकिन होगा मैं तुम्हें संपर्क करूंगा। ओके, मजबूत बने रहो एरिक। आप भी, अंकल बेन। बेंजामिन कमरे से चला गया और एरिक 5 मिनट तक और बिस्तर पर लेटा रहा। लेकिन एम्बर और एरन की लड़ाई की आवाजें कमरे तक आ रही थी और एरिक ने सोचा कि दोस्त का मैच देखना बेहतर रहेगा। उसे पूरा भरोसा था कि एम्बर जीतेगी। हालांकि एरन आसान अपोनेंट नहीं था। वह एक चिपचिपा, कोरोसिव पदार्थ बना सकता था, जिसे हथियार की तरह सही ढंग से इस्तेमाल करने में उसे काफी दिक्कत होती थी। हाल ही में उसने उस स्लाइम को जोर से बाहर फेंकना सीख लिया था, लगभग प्रोजेक्टाइल की तरह। एरन की पावर खतरनाक थी। उसके स्लाइम की कोरोसिव ताकत एम्बर की गैस से भी ज्यादा थी, लेकिन उसे कंट्रोल करना उतना आसान नहीं था। एरिक जल्दी से कमरे से निकला और इमारत से बाहर की ओर बढ़ा। रास्ते में वह प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने से गुजरा। प्रिंसिपल ने उसे भागते हुए देखा और मुस्कुरा दिया। आखिरकार एरिक रेड पैलेस के लिए क्वालिफाई कर सकता था, और यही प्रिंसिपल का मकसद था। अवेकनर जल्द ही रिंग के पास पहुंच गया। वहां एम्बर अपना पॉइजनस मिस्ट छोड़ रही थी। एरन गैस से बचने की कोशिश कर रहा था और साथ ही अपने पोर से स्लाइम प्रोजेक्टाइल्स दाग रहा था, सीधा एम्बर की तरफ। एम्बर हर एक हमले को आसानी से डॉज कर रही थी, लेकिन एरन लगातार दबाव बनाए हुए था। फिर भी फॉग धीरे धीरे उसकी लड़ने की जगह कम कर रही थी। शिट! एरन बुदबुदाया। उसे हल ढूंढना था। समस्या यह थी कि ब्रिटनी की तरह वह फॉग को डिसिपेट नहीं कर सकता था और जहरीली धुंध रिंग में तेजी से फैल रही थी। एरन स्लाइम फेंकता रहा और एम्बर बाएं दाएं कूद कर बचती रही। वह हवा में नाचती हुई तितली जैसी लग रही थी। यह एरन के लिए बुरी खबर थी। अगर फॉग और पास आई तो वह मैच हार जाएगा। जिस रफ्तार से जहरीली गैस फैल रही थी, उससे साफ था कि कुछ ही मिनटों में पूरी रिंग मियाज़मा से भर जाएगी। सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें बेवजह दर्द नहीं देना चाहती, एम्बर चिल्लाई। लेकिन एरन रुकने को तैयार नहीं था। एम्बर बचती रही। 2 मिनट बीते बीतते फॉग ने पूरी रिंग और एरन को घेर लिया। बस यहीं तक, एरन बोला। उसकी त्वचा जल रही थी। आई सरेंडर! जहरीली फ्यूम्स के नीचे उसकी चमड़ी सिजल कर रही थी। आपने सुना? बधाई हो एम्बर, आप जीत गई। एम्बर खुशी से मुस्कुराई। थैंक यू वेरी मच सर, कहते हुए उसने तुरंत फॉग वापस बुला लिया। वह ऑडियंस की तरफ मुड़ी और ग्वेन व फ्लॉयड को रिंग के पास देखा। एरिक थोड़ा पीछे खड़ा था। दोनों कॉन्टेस्टेंट्स रिंग से नीचे उतरे और अपने दोस्तों के पास गए। एरन, माइकी और एंडरसन के पास पहुंचा। तुमने अच्छा लड़ा, एरन, माइकी ने कहा। थैंक्स ब्रो, अप्रिशिएट इट, एरन बोला। इधर एम्बर तेजी से ग्वेन के पास गई और दोनों ने गले लगाया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू ग्वेन। तुमने तो उसकी हालत खराब कर दी एम्बर, फ्लॉयड हंसते हुए बोला। तभी एरिक भी वहां पहुंचा। कंग्रेचुलेशंस एम्बर, एम्बर ने उसे देखते ही कहा। एरिक, तुम होश में आ गए। हाँ। एरिक माहौल खराब नहीं करना चाहता था। वह नेथानियल से हार गया था, लेकिन एम्बर जीत गई थी। इस वक्त अपनी हार की बात करना उसे खुदगर्जी लग रही थी। फिर भी तीनों ने उसके चेहरे का उतार चढ़ाव देख लिया और माहौल हल्का करने की कोशिश की। हमें सेलिब्रेट करना ही है। हम सब ने रेड पैलेस ज्वाइन करने की जगह हासिल कर ली, एम्बर ने कहा। सॉरी गाइस, मैं नहीं रुक सकता, मुझे काम पर जाना है। अरे कम ऑन, ग्वेन बोली। नहीं, सच में मुझे जाना पड़ेगा। एम्बर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर ग्वेन को चुप करा दिया। ठीक है, एम्बर बोली। घर पर मिलेंगे, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। हाँ, मैं देर नहीं करूंगा। एरिक स्कूल से निकल गया, जबकि तीनों दोस्तों ने ठंडा पेय लेने का फैसला किया। वो इतना मूडी क्यों है? हमने तो पहले ही कहा था कि वो हार जाएगा। जो चीजें कंट्रोल में नहीं होती, उनके लिए बुरा महसूस नहीं करना चाहिए, ग्वेन बोली। शायद उसे सच में लगा था कि वो जीत सकता है, फ्लॉयड ने कहा। उसकी बात सुनकर एम्बर और ग्वेन दोनों हैरान रह गई। सच ये था कि फ्लॉयड एरिक को समझ सकता था। वह नेथानियल से हारा था और खुद फ्लॉयड भी एंडरसन से बाहर हो चुका था। एरिक के दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। इधर एरिक अंदर ही अंदर उबल रहा था।
उसे पता था कि अगर वह अपनी बाकी पावर्स इस्तेमाल कर पाता या उसके स्टैट्स ज्यादा होते, तो वह नथानियल को हरा सकता था। इतने लोगों के सामने अपनी ताकत साबित करने का मौका होने के बावजूद बेहतर न कर पाने पर उसे शर्म आ रही थी। एरिक दूसरों की राय को लेकर जरूरत से ज्यादा ऑब्सेस्ड था, जैसे वही उसे डिफाइन करती हो। कुछ देर बाद वह ट्रेन स्टेशन पहुंचा और ब्रीच की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ी, जहां वह थाइट्स का शिकार करके अपनी ताकत बढ़ा सकता था। एरिक ने कसम खाई कि यह आखिरी बार होगा जब वह किसी से हारेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे और ब्रेन क्रिस्टल पावर्स चाहिए थी, अपने स्टैट्स बढ़ाने थे और बैटल नॉलेज हासिल करनी थी। थोड़ी देर में ट्रेन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट पहुंच गई। एरिक कच्ची सड़क पर चलने लगा और 15 मिनट बाद वह उस गेहूं के खेत के सामने खड़ा था, जिसके नीचे ब्रीच छिपा हुआ था। आज वह आराम से समय लेकर थाइट्स का शिकार करने वाला था। शहर से सैकड़ों किलोमीटर पूर्व एक जर्जर प्राणी देखा जा सकता था। वह कम से कम 3 मीटर लंबा था। उसका भारी भरकम काला शरीर किसी गोरिल्ला जैसा था, जिस पर धूसर फर जमी हुई थी। उसके पूरे शरीर के पोर्स से एक मतली पैदा कर देने वाला हरा पदार्थ लगातार रिस रहा था। उसके आसपास मौजूद हर चीज तेजी से सड़ने लगी। पेड़ कंकाल जैसे ठूंठों में बदल गए या बदबूदार धुंध से पूरी तरह नंगे हो गए। झाड़ियां सूखकर मृत टहनियों में बदल गई और एक दूसरे पर गिर पड़ी। ये सरांत पानी में उठती लहरों की तरह चारों ओर फैलती चली गई। हवा सड़न की बदबू से भर गई, क्योंकि वह जानवर उस पदार्थ को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था और पीछे उन जीवों की लाशों से बनी अजीब सी गाड़ी गू छोड़ता जा रहा था, जो इस धुंध में मरने के लिए बदकिस्मत थे। उस थाइड के पंजों के सिरे पर नुकीले टैलेंस थे, जो जिस चीज को छूते उसे चीर डालते। यहां तक कि स्टील भी उसके स्पर्श में गल जाता था। वह प्राणी जंगल के भीतर इत्मीनान से डगमगाते हुए आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वह एक क्लियरिंग जैसी जगह पर नहीं पहुंच गया। लेकिन वहां भी सब कुछ तेजी से सड़ने लगा, मानो किसी बीमारी की तरह ब्लाइट फैल रही हो। घास पहले पतली हुई, फिर पूरी तरह गायब हो गई, उस अजीब प्राणी के पैरों तले रौंदी जाती हुई, जो किसी दुस्वप्न से बुलाए गए एपरिशन की तरह अचानक प्रकट हुआ था। वह प्राणी शिकार पर था। एक दूसरी जगह सैनिकों का एक दस्ता नोगित्स से भरी एक गुफा को साफ कर रहा था। नोगित्स कीट जैसे जीव थे, जिन्हें बिना पंख वाले मच्छर कहा जा सकता था। छह टांगे, लंबा ट्रंक और रेतीला रंग, ये जीव पतले मगर लंबे होते थे और दूसरे जीवों का शिकार करते थे। वे असाधारण रूप से शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी प्रजनन क्षमता बेहद खतरनाक थी। वे दूसरी स्पीशीज जितने बड़े नहीं थे और न ही उनका कैरापेस उतना मजबूत था, मगर उनकी असली ताकत उनकी संख्या में थी। सैनिक ज्यादातर राइफल्स से इनकी संख्या कम कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइड्स इतने मजबूत थे कि उनके लिए ब्रेन क्रिस्टल पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। कुछ उन्हें मैना वेपन्स से काट गिराते, तो कुछ अपने एलिमेंटल पावर्स से उन्हें नष्ट करते। दस्ते के सबसे ताकतवर सैनिक, खास तौर पर जिनके पास डिफेंसिव पावर्स थीं या जिनकी स्ट्रेंथ बेहद ज्यादा थी, कीटों की भीड़ को टैंक कर रहे थे, जबकि बाकी दूर से हमला कर रहे थे। अटैक! पीछे से किसी ने चिल्लाया। थाइड्स की अपार संख्या ने सैनिकों को उनकी आखिरी हद तक धकेल दिया। जितने एक्सप्लोसिव्स हो सके सब फेंक दो, किसी और ने चिल्लाया। सैनिकों को इतनी दूर पूर्व इसलिए भेजा गया था ताकि उन थाइड्स की संख्या कम की जा सके, जो पश्चिम की ओर जा रही विशाल भीड़ में शामिल हो सकते थे। जो भी कारण था, वह इतना डरावना था कि कमजोर थाइड्स आने वाले खतरों की परवाह किए बिना पश्चिम की ओर भाग रहे थे। नोगित एक ऐसी थाइड स्पीशीज थी जिनकी संख्या आमतौर पर ज्यादा होती थी, लेकिन हाल ही में उनकी पॉपुलेशन असामान्य रूप से बढ़ गई थी और भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए सैनिकों को उन्हें खत्म करना जरूरी हो गया था। रणनीति यह थी कि गुफा के बाहर हर तरफ खाना बिखेरा जाए, ताकि जीव बाहर आए और फिर हथियारों वो ब्रेन क्रिस्टल पावर से उन्हें उड़ा दिया जाए। जैसे ही खाना रखा गया, कीड़े पागलपन में गुफा से बाहर उमड़ पड़े। ज्यादातर ने शायद लंबे समय से कुछ खाया नहीं था। सैनिक ज्यादा देर तक वहां लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि यह रक्तपात दूसरे थाइड्स को भी आकर्षित कर सकता था, जो उन राक्षसी कीड़ों की छोड़ी लाशों पर दावत उड़ाना चाहते। बमबारी के बाद भी बचे हुए जीवों की संख्या बहुत कम नहीं हुई। गुफा के भीतर हजारों थे और बाहर मारे गए कुछ ही, समुद्र में बूंद भर। हमें इन कीड़ों को मारना ही होगा, किसी ने कहा। ये खत्म ही नहीं हो रहे, ये हरामी खत्म ही नहीं हो रहे। एक सैनिक चिल्लाया।
हालात संभाले नहीं जा सकते थे। माना लगभग खत्म हो चुका था और मेली फाइटर्स बुरी तरह थक चुके थे। तभी टीम के कैप्टन ने एक फैसला लिया। गुफा गिरा दो, उस गंदे बिल को उड़ा दो जिसे ये घर कहते हैं, कैप्टन ने आदेश दिया। हवा में माना की एक लहर घूमने लगी जब रेंज्ड फाइटर्स अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर्स तैयार करने लगे। बाकी सैनिकों ने बम और रॉकेट लॉन्चर्स निकाले। जैसे ही चैनलिंग पूरी हुई, अनगिनत पावर्स, बम और रॉकेट्स एक साथ गुफा के मुहाने की ओर उड़ पड़े। धूल बैठने के बाद दस्ते ने गिरी हुई गुफा को देखा। वे पर्याप्त नोगिथ नहीं मार पाए थे, लेकिन कम से कम अब वे जल्दी कहीं माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। हम इतना ही कर सकते थे, कैप्टन ने कहा। मिशन पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, मगर वे बाद में और सैनिकों व हथियारों के साथ लौट सकते थे। गुफा गिरने से कितने कीड़े मरे, इसकी उन्हें बस यही उम्मीद थी कि संख्या काफी रही होगी। गुफा के बाहर बचे हुए कुछ जीवों को खत्म करने के बाद दस्ता सामान समेटने और घायलों का इलाज करने लगा। अगली बार हम सबको खत्म कर देंगे, एक सैनिक ने कहा। टाइड्स का पश्चिम की ओर माइग्रेट करना बेहद चिंता की बात थी। पूर्व में रहने वाली ज्यादातर स्पीसीज पश्चिम की ओर शहर की तरफ बढ़ रही थी, और कारण चाहे जो भी हो, उसका असर हर टाइड स्पीसीज पर पड़ रहा था। हाँ, जरूर, कैप्टन ने कहा। अचानक एक भयानक दहाड़ हवा को चीरती हुई गूंज उठी। ये क्या था? एक सैनिक चिल्लाया। नहीं पता, लेकिन तैयार रहो, ये इधर ही आ रहा है। वह प्राणी शायद लड़ाई की आवाज सुनकर शिकार की तलाश में दौड़ा चला आ रहा था। इनकमिंग, डिफेंसिव पिरामिटर बनाओ। अगले ही पल वह दैत्य बैटलफील्ड पर प्रकट हुआ। उसका विशाल काला धूसर गोरिल्ला जैसा शरीर और कुत्ते का सिर देखकर सैनिक सिहर उठे। ये क्या बला है? किसी ने चिल्लाया। नहीं पता, लेकिन इसे रिकॉर्ड करो, ऊपर तक भेजो, कैप्टन ने आदेश दिया। सैनिकों ने कई तरह की पावर्स छोड़ी। आग, पानी और राइफल से निकली लेजर्स, सब कुछ उस प्राणी पर बरसा। धूल का एक बड़ा बादल उठा और कुछ ही देर में मैदान पर सन्नाटा छा गया। सैनिक सांस रोके धूल को देख रहे थे। क्या वह मर चुका था या जिंदा था? तभी टाइड धूल से बाहर निकलकर पागलों की तरह सैनिकों की ओर दौड़ा। वह सीधे उन पर झपटा, लेकिन अचानक दिशा बदल ली। सबकी उम्मीदों के उल्ट वह सीधे हमला करने के बजाय बाईं ओर घूमने लगा और दस्ते को घेरने लगा। स्टॉप इट! कैप्टन चिल्लाया। उसने देखा कि वह प्राणी कोई अजीब धुंध छोड़ रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह क्या थी। सच्चाई यह थी कि कैप्टन को एक धुंधला सा अंदाजा था। यह ब्लडअर्थ हो सकता था, मगर यह सामान्य ब्लडअर्थ से कहीं ज्यादा बड़ा था और उसका सिर सड़ता हुआ लग रहा था। एक जहरीली हरी धुंध पूरे दस्ते के चारों ओर फैल गई। सैनिक फिस चुके थे। ब्लडॉट्स अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर के कारण फोर्स से गैस छोड़ते थे, लेकिन वह आमतौर पर बस शिकारियों को डराने के लिए होती थी। उनकी गैस हल्की कोरोसिव होती थी, मगर जैसा कि कैप्टन देख रहा था, यह प्राणी तो पैरों तक को पिघला रहा था। यह ब्लडॉथ जैसा था, लेकिन वह इसे इसे मानना नहीं चाहता था। जरूर इसके साथ कुछ भयानक हुआ था। अब दस्ते के लिए सबसे जरूरी चीज सर्वाइवल थी। अगर वे पेरीमीटर छोड़ते तो उस प्राणी के जबड़ों में मारे जाते। अगर नहीं छोड़ते तो धुंध धीरे धीरे उन्हें मार देती। किसी ने पूरी ताकत से चीखा। उसका चेहरा दर्द से जल रहा था। जॉफ्रे! किसी ने पुकारा, मगर देर हो चुकी थी। उसकी आंखों की रोशनी चली गई और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर ढेर हो गया। कुछ ही पलों में उसके शरीर की जगह बस हरी भूरी गू का एक पोकर रह गया। धुंध को अपने पास मत आने दो, कैप्टन चिल्लाया, जमीन पर पड़े अपने साथी या जो बचा था को देखकर। क्लोज द रैन। एक विशाल हाथ कैप्टन पर टूटा। ब्लेयर डथ ने उसे पकड़कर उसका सिर दांतों से अलग कर दिया और फिर लाश को बाकी सैनिकों की तरफ फेंक दिया। सैनिकों को शरीर से बचने के लिए भागना पड़ा। टीम ने हालात से निकलने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। धुंध हर तरफ थी और कई सैनिक बुरी तरह खांसने लगे। ब्लेयरडॉर्थ धुंध के भीतर दौड़ हुआ गायब हो गया, मगर सच्चाई ये थी कि वह एक एक कर सैनिकों को मार रहा था। धुंध बहुत घनी थी, विजिबिलिटी लगभग शून्य। किसी ने ब्रेन क्रिस्टल पावर से उसे हटाने की कोशिश की, मगर वह बहुत ज्यादा थी और ऐसे लोग बहुत कम थे जो ऐसा कर सकें। वह प्राणी बेहद ताकतवर था। धुंध से बाहर निकलो, किसी ने चिल्लाया और जहरीली मियाज्मा से बचने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही वह धुंध से बाहर निकला, विशाल प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ और अपने पंजे उसके सिर पर दे मारे। और इसी तरह कैप्टन के बिना वह दस्ता पूरी तरह बिखर गया। 10 मिनट के भीतर सब खत्म हो चुका था। जंगल में सन्नाटा छा गया।
अब वहां कोई इंसान नहीं बचा था। एरिक ने समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से जंगल के भीतर बढ़ गया। आसपास के इलाके से वह अच्छी तरह परिचित था, खासकर ब्रीच के इर्द गिर्द का क्षेत्र। इसी वजह से वह सीधे उस जगह की ओर गया जहां लोमलिंस आमतौर पर रहते थे। ब्रीच से ज्यादा दूर नहीं एक खुली क्लियरिंग, जिसके बीचों बीच एक बेहद प्राचीन और ऊंचा पेड़ खड़ा था। वह विशाल पेड़ काई से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैंटेसी नॉवल या फिल्म से उठाकर यहां रख दिया गया हो। पेड़ के पास ही एक बहुत बड़ा पत्थर खड़ा था, जिसकी चौड़ाई कम से 4 से 6 मीटर के बीच रही होगी। उसके चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों ने एक गोल घेरा बना रखा था। बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगहों में गहरे बैंगनी रंग की लिलीज उगी थी, जो आसपास के हरे पौधों के बीच अजीब सी खूबसूरती जोड़ रही थी। हमेशा की तरह इस विशाल क्लियरिंग के बीचों बीच लोमलिन्स के कई झुंड इधर उधर रेंगते फिर रहे थे। इनकी संख्या सामान्य से ज्यादा है, एरिक ने सोचा। क्या वजह यह हो सकती है कि दूसरे थाइड्स इनके इलाके में घुस आए हों? उसके पास इसका पक्का जवाब नहीं था, लेकिन यही एकमात्र तर्कसंगत वजह लग रही थी। पहले लेलारहैड का कब, फिर क्रिकल्स। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उन बीस्ट्स को, जो आमतौर पर बहुत पूर्व में रहते थे, पश्चिम की ओर धकेल रही थी। मिलिट्री ने इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया। साफ था कि वे सच्चाई छिपा रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे थे, ये एरिक को नहीं पता था। फिर भी एरिक को पूरा यकीन था कि वे ऐसा सिर्फ पैनिक फैलने से रोकने के लिए कर रहे थे, जिसका मतलब था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायद कुछ दिनों में, शायद उससे भी बाद में। क्लियरिंग के बीचों बीच कम से कम 1,000 लोमलिन्स मौजूद थे। आमतौर पर यहां सिर्फ एक दो स्काउट ग्रुप्स होते थे, हर एक में 5 सदस्य। इतनी बड़ी संख्या देखना वाकई चौंकाने वाला था। लेकिन एरिक डरने के बजाय एक्साइटेड था। पहली बार उसे यह परखने का मौका मिलने वाला था कि वह कितना बेहतर हो चुका है, और साथ ही वह कई टाइड्स के खिलाफ एक साथ लड़ने की ट्रेनिंग भी कर सकता था। लोमलिन्स इसके लिए एकदम सही ओपोनेंट्स थे। वे बेहद शक्तिशाली टाइड्स नहीं थे, और पिछले एक महीने में एरिक काफी मजबूत हो चुका था। उसे लगा कि वह इन्हें संभाल सकता है। उसकी नजर लोमलिन्स के एक छोटे से समूह पर पड़ी, जो मुख्य झुंड से थोड़ा दूर था। एरिक ने तय किया कि वह धीरे धीरे उनकी संख्या कम करेगा, ग्रुप बाय ग्रुप, और देखेगा कि वह कितने लोमालिन्स मार सकता है। चलो देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। सिस्टम, एनालाइज देम। एक एक करके एरिक ने देखा कि ये थाइड्स क्या क्या कर सकते थे। कुछ लोमालिन्स उतने ही कमजोर थे जितनों को वह पहले मार चुका था, लेकिन फिर उसने कुछ अजीब नोटिस किया। उनमें से ज्यादातर कम से कम लेवल 4 के थे, औसत लोमालिन से पूरे 2 लेवल ऊपर। यह काफी अजीब था, मानो कॉलोनी के सारे एलीट मेंबर्स अपने छिपने के ठिकानों से बाहर निकल आए हों और एक जगह इकट्ठा हो गए हों। यह स्थिति एरिक की दिलचस्पी और बढ़ा गई। क्या सच में कोई चीज लोमालिन्स को डरा रही थी? और अगर हां, तो उनकी कॉलोनी के सबसे ताकतवर सदस्य भी बाहर क्यों निकल आए थे? एरिक की नजर उस समूह के आखिरी लोमालिन पर पड़ी और उसकी स्टेटस उसकी आंखों के सामने उभर आई। स्पीशीज लोमलिन, ब्रेन क्रिस्टल पावर, माना हार्डन्ड एक्सोस्केलेटन, डायमेंशन लगभग 70 सेंटीमीटर ऊंचा और 50 सेंटीमीटर लंबा। डिस्क्रिप्शन, ये जीव कई टांगों वाले मैगट जैसा दिखता है। इसका सिर काला है और शरीर पर कठोर एक्सोस्केलेटन है। होस्ट को सलाह दी जाती है कि इसे काटने न दें, क्योंकि यही इसका मुख्य हथियार लगता है। अप्रॉक्सिमेट लेवल 4, अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ 5, अप्रॉक्सिमेट इंटेलिजेंस 1, अप्रॉक्सिमेट डेक्सटेरिटी 4, अप्रॉक्सिमेट एनर्जी 20। देखते हैं इस बार मुझे कितना एक्सपीरियंस मिलेगा, एरिक ने सोचा। इसके बाद उसने अपनी न्यूरल लिंक्स के जरिए मैना चैनल करना शुरू किया, शार्पनिंग और कोनल की पावर को सक्रिय करते हुए। उसने अपने हाथों को शेर जैसे पंजों में शेप शिफ्ट कर लिया, जिससे उसे 10 बेहद तेज क्लॉज मिल गए। शार्पनिंग पावर की खासियत के अनुसार उसने उन पर मैना की एक पतली परत भी चढ़ा दी, जिससे वे और भी जानलेवा हो गए। एरिक की स्ट्रेंथ और स्पीड लोमलिन से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसे कोई शक नहीं था कि वह उन्हें मार सकेगा। फिर भी उसे सावधान रहना था, क्योंकि लोमलिन्स की असली ताकत उनकी संख्या में थी। तैयार होते ही अवेकनर उस अकेले समूह की ओर झपटा। उसने अपना शेर वाला पंजा घुमाया और पल भर में पांचों लोमलिन्स को मार डाला। Multiple hostile creatures killed. Mana absorbing process starting 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed starting converting procedure 3, 2, 1, 0. Mana successfully converted into experience.
30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स अवॉर्डेड टू द होस्ट। अच्छा है। इस नोटिफिकेशन के बाद एरिक ने अंदाजा लगाया कि उसे हर किल पर लगभग 6 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे। यानी लेवल अप करने के लिए उसे अब भी लगभग 363 पॉइंट्स चाहिए थे, अगर औसत यही रहा तो। लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू होने वाली थी। जैसे ही पहला समूह मरा, क्लियरिंग के भीतर मौजूद हजारों लोमलिन्स बेचैन होने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें अपने ही साथियों को मारने वाले इंट्रूडर का पता चल गया। तुरंत ही उस खतरनाक क्रीचर को मारने के लिए एक पागल सी भीड़ एरिक की ओर दौड़ पड़ी, और देखते ही देखते वह चारों ओर से गिर गया। Multiple hostile creatures killed. Mana absorbing process starting 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed starting converting procedure 3, 2, 1, 0. Mana successfully converted into experience. एक sawdust experience points awarded to the host. 3 और लोमलिन्स मारते ही एरिक की आंखों के सामने एक और नीला सफेद स्क्रीन उभर आया। अभी नहीं, डैम इट सिस्टम, जब तक मैं यहां से नहीं निकलता मैना गेन से जुड़ी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। अंडरस्टूड। नोटिफिकेशंस टर्न्ड ऑफ। लोमलिन्स झुंड के झुंड उस पर टूट पड़े, लेकिन एरिक ने जो भी पास आया उसे तेजी से खत्म करता चला गया। वह अपने पंजे को बाईं ओर घुमाता, एक लोमालिन मर जाता, फिर एक और उस पर झपटा, तो एरिक ने उसका दिमाग अपने पैर से कुचल दिया। लेकिन जल्द ही आसपास मौजूद मॉन्स्टर्स की संख्या संभालना मुश्किल हो गया। एरिक ने थोड़ा पीछे हटने का फैसला किया और पीछा कर रहे लोमालिन्स को एक एक करके मारना शुरू किया। यह धीमा था लेकिन सुरक्षित था। हर कदम पीछे लेते हुए वह पंजा घुमाता और एक थाइड मर जाता। उसके पीछे गिरती लाशों की संख्या तेजी से बढ़ती गई और कुछ ही समय में वह संख्या 358 तक पहुंच गई। सिर्फ 5 और मैं लेवल अप कर जाऊंगा, एरिक ने सोचा। एक लोमलिन ने उसके पिंडली पर काटने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने उसे लात मारी और टूटा हुआ सिर लिए उसे बाकी पीछा कर रहे थाइड्स के बीच उछाल दिया। 4 और। उसने पंजा घुमाया और एक ही झटके में 2 लोमलिन्स मार डाले। सिर्फ 2। जब 2 बीस्ट लगभग उस पर टूट पड़े तो एरिक उछला अपने रहते उनके सिर कुचल दिए। लेवल अप, लेट्स गो। Multiple hostile creatures killed. Mana absorbing process starting. 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed. Starting converting procedure. 3, 2, 1. शून्य mana successfully converted into experience. 2178 experience points awarded to the host. उसी पल एरिक ने फिर से माना चैनल किया और लोमलिन के झुंड से भागने लगा। उसने अपनी शेप शिफ्टिंग पावर का इस्तेमाल करके खुद को एक क्रिकल में बदल लिया। तुरंत ही उसे अपनी स्ट्रेंथ में जबरदस्त बढ़ोतरी महसूस हुई। हालांकि उस तरह के शरीर में चलना थोड़ा अजीब था, लेकिन बढ़ी हुई स्पीड और 4 बेहद ताकतवर टांगों की मदद से वह झुंड से तेजी से दूर निकल गया। उन्हें पूरी तरह चकमा देने के बाद एरिक ने दोबारा इंसानी रूप लिया और जंगल छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह फार्म पहुंचा। काम खत्म करने और अपनी मजदूरी लेने के बाद वह ट्रेन स्टेशन की ओर गया, जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ था। शहर के उस हिस्से तक पहुंचने में उसे लगभग आधा घंटा लगा। शुरुआत में सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे वह शहर के सबसे अमीर इलाके में पहुंचा, माहौल बदलने लगा। एम्बर के घर पहुंचकर एरिक ने उससे दरवाजा खोलने को कहा। थोड़ी देर एरिक जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वह सीधे बिस्तर पर कूद पड़ा और कुछ देर वहीं लेटा रहा। नेथानियल के हाथों हुई अपनी हार उसे भीतर से खाए जा रही थी, और वह चाहकर भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उसी से उसके ख्याल तेजी से इस ओर मुड़ गए कि वह अपनी ताकत कैसे और बेहतर कर सकता है। यह साफ था कि उसे ज्यादा ट्रेन करना होगा, ज्यादा स्पैरिंग करनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ उसे और थाइड्स का हंट भी करना पड़ेगा ताकि ज्यादा न्यूरल लिंक्स मिल सके। यही आखिरी बात सबसे ज्यादा चिंता की वजह थी। अगर वह सिर्फ सिग्मा 2 बनकर मिलिट्री स्कूल गया तो चीजें उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएंगी। वे शायद उसे रात में भी ट्रेन करने पर मजबूर कर देंगे, या उससे भी बुरा, उसकी एनलिस्टिंग की अवधि बढ़ा देंगे ताकि वह और ब्रेन क्रिस्टल्स हासिल करे। उसके ख्याल उसकी अब तक की जर्नी की ओर चले गए। उसे याद आया कि कैसे उसने सिस्टम पाया था, अपना पहला थाइड मारा था और पहली बार लेवल अप किया था। इस नजरिए से देखें तो हालात इतने भी बुरे नहीं थे। आखिरकार वह स्कूल के ज्यादातर टॉप स्टूडेंट्स जितना मजबूत तो हो ही चुका था। यानी इस एक महीने में उसने काफी इंप्रूवमेंट की थी।
शाम को लोमलिंस के साथ हुई लड़ाई इसका साफ सबूत थी। उसे याद था कि पहले एक लोमलिन को मारना भी कितना मुश्किल था और 3 से एक साथ लड़ना कितना जटिल। लेकिन आज आज उसने लगभग 400 लोमलिन्स मार डाले थे, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। फिर एरिक को याद आया कि अभी एक और काम बाकी है। आज उसने लेवल अप किया था, यानी उसे अपने 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे। सिस्टम, शो मी द स्टेटस। होस्ट इंफॉर्मेशन, नेम एरिक रोमानो, एज 16 लेवल 13, एक्सपीरियंस 6825 2709, डीएनए पॉइंट्स 1607 840, मैना 770, एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 19, इंटेलिजेंस 10, डेक्सटेरिटी 20, एनर्जी 37 अवेलेबल एट्रीब्यूट्स पॉइंट, 5 पावर्स, बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर पावर्स, होस्ट्स पावर स्किल्स। हम स्थिति यही है। मेरी फिजिकल स्टैट्स पहले ही इतनी ज्यादा है कि मैं रेड पैलेस के भीतर compete कर सकता हूं। इसके अलावा आइडोर पर मैं अभी भी सिग्मा 2 हूं और मेरी ताकत पहले से ही इतनी असामान्य है कि शक पैदा हो सकता है। अगर मैं अपनी फिजिकल स्टैट्स और बढ़ाता हूं तो फिर बहाने बनाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक मैं इसे फेक अवेकनिंग पर डाल सकता हूं। फिर ब्रेन क्रिस्टल की भी समस्या है। अगर मैं लगातार एनर्जी बढ़ाता रहा तो देर सबेर मेरा रैंक डी पर पहुंच जाएगा। तब मैं क्या सफाई दूंगा, ये समझ नहीं आता। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं स्टैट्स बढ़ा ही नहीं सकता। अगर मुझे इस बेकार देश से निकलना है तो मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। क्या लोग इस बात पर यकीन करेंगे कि उसका मैना अवेकनिंग की वजह से बढ़ रहा है? क्या वे मानेंगे कि यह प्रक्रिया 1 महीने पहले ही खत्म नहीं हुई थी? आखिरकार एरिक ने फैसला किया कि वह वही करता रहेगा जो अब तक कर रहा था, लेकिन अपनी असली ताकत को छुपाए रखेगा। अभी सबसे जरूरी था डेक्सटेरिटी बढ़ाना, क्योंकि वह सबसे कम नजर आने वाला स्टैट था और उससे वह तेजी से लड़ना सीख सकता था। बाकी स्टैट्स वह ज्यादातर न्यूरल लिंक्स बनाकर बढ़ाने वाला था। वह अपनी ताकत को आंशिक रूप से डबल न्यूरल लिंक्स की वजह बता सकता था, लेकिन उसे सावधान रहना था। अब से वह पहले से कहीं ज्यादा न्यूरल लिंक्स बनाने की कोशिश करने वाला था। इसके बाद एरिक ने अपना फोन उठाया और अपने घर के लिए नया फर्नीचर खरीदने लगा। उसने एक शॉपिंग वेबसाइट खोली जहां हर तरह का सामान मिलता था। सब चुनने के बाद उसने 3,000 न्यू डॉलर्स खर्च किए। खुशकिस्मती से लोगन और उसकी टोली से चुराए गए पैसों की वजह से वह इतना खर्च कर सकता था। फर्नीचर 2 दिनों में पहुंचने वाला था, इसलिए उसे उस वक्त घर पर रहना जरूरी था। इसके बाद एरिक ट्रेन करने चला गया। उसे जितने हो सकें उतने न्यूरल लिंक्स बनाने थे, इसलिए उसने रात में थोड़ा कम सोने और ज्यादा ट्रेनिंग करने का फैसला किया। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वह नहाने गया और यूं ही दिन गुजर गया। अगले कुछ दिनों तक टूर्नामेंट चलता रहा। एरिक अपने दोस्तों के साथ मैचेस देखने गया और एम्बर व ग्वेन को उनके फाइट्स में चीयर करता रहा। अगले दिन सिर्फ 4 मैचेस हुए एंडरसन बनाम कार्ल, जहां एंडरसन ने बिना ज्यादा परेशानी के जीत हासिल की। एंडरसन ने मैच पूरी तरह डोमिनेट किया। हालांकि वह फ्लोइड के खिलाफ जितना अग्रेसिव था उतना यहां नहीं था। इसके बाद नताशा बनाम ग्वेन का मैच हुआ। इसमें ग्वेन ने नताशा को केओ कर दिया। उसकी whip ग्वेन के आर्मर के सामने बेअसर साबित हुई और मैच जल्दी खत्म हो गया। अगले 2 मैचेस में नथानियल और एम्बर दोनों ने अपने अपने ओपोनेंट्स को आसानी से हराया। नथानियल तो अपने ओपोनेंट के साथ खेलता तक नजर आया। अगले दिन 2 मैचेस हुए एंडरसन बनाम ग्वेन, जिसमें एंडरसन ने जेकब की टैक्टिक का इस्तेमाल करके जीत हासिल की, और नथानियल बनाम एम्बर। मार्शल स्ट्रेंथ के मामले में एम्बर बेहतर थी, लेकिन नथानियल की पावर उसकी पावर को आसानी से डिस्पर्स कर देती थी और अंत में वही जीता। आखिरकार अगले दिन आखिरी मैच हुआ एंडरसन बनाम नथानियल। ये मैच कमाल का था। जब तक नथानियल ने अपनी पावर इस्तेमाल नहीं की, एंडरसन बराबरी से लड़ता रहा। लेकिन जैसे ही नथानियल ने अपनी पावर दिखाई, दोनों के बीच का अंतर साफ हो गया। कई लोगों ने सोचा कि अगर एंडरसन अपनी पावर इस्तेमाल कर पाता तो नतीजा क्या होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से वह हार गया। इसके बाद बाकी पार्टिसिपेंट्स को एरिक समेत रैंक तय करने के लिए फिर से लड़ना पड़ा। एम्बर और ग्वेन के बीच तीसरे स्थान के लिए मुकाबला हुआ, जबकि बाकी लोगों को कई ओपोनेंट्स से लड़ना पड़ा। आखिर में फ्लॉयड 15वें स्थान पर रहा, जबकि एरिक 11वें स्थान पर। यह नतीजा काफी चौंकाने वाला था, लेकिन इसमें कोई फाउल प्ले नहीं था। एरिक अपने घर में था। जो फर्नीचर उसने खरीदा था वह 2 दिन पहले पहुंच चुका था।
सब कुछ सेट होने के बाद उसने एम्बर और उसके परिवार का दिल से धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। किचन तैयार होते ही वह उसी दिन से वहां रहने लगा था। बेशक उसे एम्बर के शेफ का खाना पहले ही याद आने लगा था और रोजमर्रा के काम फिर से शुरू करना थोड़ा परेशान करने वाला था। ये पहली सुबह थी जब उसने अकेले नाश्ता किया, एम्बर के घर का गेस्ट न होने के बाद, और उसे थोड़ा उदास महसूस हुआ। कम से कम अब मैं शांति से अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल कर सकता हूं, उसने खुद से कहा। उस सुबह एरिक जल्दी उठा और ट्रेन करने लगा। उसने पूरी सुबह न्यूरल लिंक्स की ट्रेनिंग में लगा दी और यहां तक कि यह भी समझ लिया कि चुनिंदा लिंक्स को कैसे ट्रेन किया जाए। अब उसे यह डर नहीं था कि उसकी दूसरी पावर्स यूं ही रैंडमली इंप्रूव हो जाएं और उसकी मेन दो स्टैग्नेट रह जाएं। हालांकि नतीजे आने में अभी काफी समय था। बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर को न्यूरल लिंक्स पर रिसर्च पूरी करने और उसे तेज ट्रेनिंग का तरीका देने में 1 महीने से ज्यादा लगने वाला था। अब मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने का समय है, एरिक ने खुद से कहा और काम में लग गया। 1 घंटे बाद उसकी सोच के भीतर वही फेमिलियर नोटिफिकेशन गूंज उठा। क्वेस्ट कंप्लीट। एरिक पूरी मेहनत से ट्रेन कर रहा था क्योंकि अगले ही दिन उसे और बाकी क्वालिफाइड लोगों को पहली बार रेड पैलेस जाना था। उसे नहीं पता था कि वह जगह कैसी होगी या वहां किस तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन एक बात तय थी, वहां कंपटीशन बेहद कड़ा होने वाला था। एरिक ने उस जगह के बारे में रिसर्च की और उसे एक अहम बात समझ में आई। सबसे पहले पूरे देश से हजारों मेंबर्स वहां आते थे। रेड पैलेस ज्वाइन करने वाले हर इंसान को एंट्री रैंक मिलता था। पेजेंट पूरी रैंकिंग इस तरह थी: 1 एम्परर, 2 किंग, 3 ड्यूक, 4 मार्कीज, अर्ल, 6 विस्काउंट, 7 बैरन, 8 नाइट, 9 स्क्वायर, 10 पेजेंट। एरिक को शक था कि ये नाम सिर्फ मेंबर्स के बीच फर्क दिखाने के लिए रखे गए थे। आखिरकार पेजेंट फाइटर होना एम्परर होने से कहीं बुरा लगता था। उसे लगा कि ये लोअर रैंक लोगों को नीचा दिखाने और उन्हें पावर रैंकिंग लैडर चढ़ने के लिए मजबूर करने का तरीका था। रैंक अप करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को अपने से हायर रैंक वाले स्टूडेंट से फाइट करनी होती थी, जिसे टीचर्स सिलेक्ट करते थे। मैच जीतकर अगर उसने प्रूव कर दिया कि वो स्ट्रांग इनफ है, तो उस मेंबर को एक क्वेस्ट असाइन किया जाता था और सिर्फ वही क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही उसे बेहतर रैंक मिलता था। इसके अलावा हर रैंक के अंदर भी एक इंटरनल हायरार्की होती थी। बेसिकली डोजो के हर मेंबर को एक नंबर दिया जाता था। नंबर जितना छोटा, इंडिविजुअल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाता था। इंटरनल हायरार्की बढ़ाने के लिए मेंबर्स एक दूसरे को चैलेंज कर सकते थे। अगर हायर रैंक वाला मेंबर लोअर लेवल मेंबर से जीत जाता तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर लोअर लेवल वाला मेंबर हायर रैंक वाले को हरा देता तो दोनों की पोजीशन स्वैप हो जाती थी। वंस जब कोई मेंबर लेवल 1 तक पहुंच जाता तो वो टीचर से प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता था। अगर वो मैच जीत गया और क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लिया, तो जिस हायर रैंक वाले मेंबर को उसने हराया होता, उसकी पोजीशन वो ले लेता और हारने वाला मेंबर एक रैंक नीचे चला जाता। इसके अलावा हर रैंक अप का मतलब होता था बेटर रिसोर्सेज और बेहतर अकोमोडेशंस, खासकर अगर कोई इंस्टीट्यूशंस की ओन्ड बिल्डिंग्स में से किसी एक में स्टे करने वाला हो। इसका मतलब ये था कि डोजो के अंदर कंपटीशन हमेशा हाई रहने वाला था, क्योंकि मेंबर्स कभी भी अपनी पोजीशन खो सकते थे और उनके प्रिविलेजेस भी जा सकते थे। इसलिए हर कोई पॉसिबल चैलेंजर्स को लेकर हमेशा अलर्ट रहता था। हालांकि ऐसा सिस्टम लोगों को पहले से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करता था, क्योंकि कभी भी ऐसा दिन आ सकता था जब उन्हें किसी ऐसे ओपोनेंट से लड़ना पड़े जो उनका रैंक छीन सकता हो। एरिक जानता था कि वो बहुत जल्द उस हेलिश लाइफ में एंटर करने वाला है। प्रॉब्लम ये थी कि चैलेंजेस मिलिट्री में जाने के बाद भी खत्म नहीं होने वाले थे। जब भी कोई चैलेंज इश्यू किया जाता, उसे पार्टिसिपेट करना ही पड़ता और सेम टाइम पर वो खुद भी चैलेंज इश्यू कर सकता था। फिर भी मिलिट्री के अंदर रहते हुए भी वो रिवॉर्ड्स गेन कर सकता था। उस शाम एम्बर और एरिक मिलने वाले थे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि अब से वो साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे। नेक्स्ट डे उन्हें पहली बार रेड पैलेस जाना था, जहां उनका इवैल्यूएशन होने वाला था। इसलिए वो हर दिन ट्रेनिंग में ही टाइम स्पेंड कर रहे थे। एरिक अभी भी थोड़ा सा अनॉयड था, उस बात को लेकर जो एम्बर ने उसे 1 हफ्ते से भी कम टाइम पहले कही थी। लेकिन सिंस उन्होंने उसके साथ अच्छा बिहेव किया और गुड फ्रेंड साबित हुए, उसने फ्रेंडशिप खत्म न करने का फैसला किया। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एरिक ने एम्बर के हाउस जाने का डिसाइड किया,
लेकिन उससे पहले उसने जल्दी से वॉश किया। आखिर वो बदबू करता हुआ उसके घर नहीं जा सकता था। यंग मैन जल्दी से घर से निकला और ट्रेन स्टेशन पहुंचा। थोड़ी ही देर में वो कैरियज में बैठ गया और बाद में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के वेल्थी एरिया में पहुंच गया, जहां एम्बर का हाउस था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जगह बहुत मैसिव थी। हाउस के बाहर कई पॉइंट्स पर सिक्योरिटी पर्सनल तैनात थे, और जैसे ही उन्होंने एरिक को देखा, वो उसे ऑब्जर्व करने लगे। फिर गार्ड्स में से एक ने अपने रेडियो में कुछ कहा और मेन गेट की तरफ बढ़ा। मैसिव ड्राइववे से एक कार गेट के सामने आकर रुकी, और उसके पहुंचते ही गेट खुल गया। एरिक ने वेल मेंटेन्ड लॉन देखा और प्रॉपर्टी में फैली टोपियरी स्कल्पचर्स को देखकर हैरान रह गया। व्हीकल उसे एंट्रेंस डोर के सामने ले आई, और कई बटलर्स ने यंग मैन का वेलकम किया। यंग मिस आपका इंतजार कर रही हैं, मिस्टर रोमानो। लेफ्ट विंग में एक जिम है, मैं आपको वहां ले चलता हूं, एक बटलर ने कहा। वो एरिक को जिम तक ले गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एम्बर पहले से ट्रेनिंग कर रही थी। उसने अभी अभी एक हाई किक एक्सिक्यूट की थी, इतनी प्रिसिशन के साथ कि एरिक लिटरली स्टन्ड रह गया। एम्बर ने एरिक को आते देखा और स्माइल की। काफी टाइम लगा दिया, उसने कहा। एरिक ने भी स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ सॉरी, अभी अभी ट्रेनिंग खत्म की है। उसी मोमेंट एरिक ने नोटिस किया कि जिम में एम्बर के साथ एक और पर्सन भी ट्रेनिंग कर रही थी। शुरुआत में डोर की वजह से वो उसे नहीं देख पाया था, लेकिन अंदर आते ही उसकी नजर उस पर पड़ी। लॉन्ग ब्लैक हेयर हर पंच के साथ एनर्जेटिकली स्वे कर रहे थे। उसकी स्किन फर्स्ट विंटर स्नो जैसी वाइट थी, और जिम की विंडोज से आती सन रेज में चमक रही थी। एमरल्ड ग्रीन आईज सूरज की रोशनी में जूल्स की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी। वो एमिली थी। अपेरेंटली वो भी एम्बर के हाउस पर थी और इक्वली हार्ड ट्रेनिंग कर रही थी। एरिक ने एक सेकंड के लिए उसकी फिगर को ऑब्जर्व किया। स्लिम वेस्ट, वेल प्रोपोर्शन्ड बॉडी। फिजिकल अपीयरेंस से साफ था कि एक्सरसाइज उसके लिए नई चीज नहीं थी। एरिक उस यंग वुमन को देखकर मेस्मराइज्ड हो गया। हर मूवमेंट में एलिगेंस, ब्यूटी और चार्म झलक रहा था, यहां तक कि उन मूवमेंट्स में भी जो किल करने के लिए होते हैं। एमिली उस समय ब्लैक लेगिंग्स पहने हुई थी, जो उसकी कर्व्स को आउटलाइन कर रही थी, साथ में व्हाइट स्पोर्ट्स ब्रा और फेमस ब्रांड के लोगो वाले व्हाइट शूज। एम्बर ने नोटिस किया कि एरिक किस तरह उसकी फ्रेंड को देख रहा था, और उसके अंदर कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस उठने लगे। ये पहली बार था जब उसने ऐसा फील किया। वो जल्दी से एरिक के पास आई और उसके कान में विस्पर किया, हाँ, वो ऐसा इफेक्ट डालती है। परफेक्टली नोइंग कि एमिली एक ब्यूटी है, एरिक ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन साफ था कि एम्बर ने उसे एमिली को गॉक करते हुए देख लिया था। वो ब्लश हो गया, लेकिन एम्बैरसमेंट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं बोला। हे एमिली, हमारे पास विजिटर है, एम्बर ने चिल्लाकर कहा। व्हाट? एमिली ने पीछे मुड़कर देखा और एरिक को वहां खड़ा पाया। वो उसकी प्रेजेंस से सरप्राइज थी, लेकिन वेल्थी फैमिली की पोलाइट लेडी होने के नाते उसने अपनी रिएक्शन अच्छे से कंट्रोल कर ली। हे, तुम वही हो ना, पार्टी वाले गाय, उसने कहा। एरिक था तुम्हारा नाम, राइट? हाँ, मैं ही हूं, और तुम एमिली हो, अगर मैं गलत नहीं हूं, एरिक ने जवाब दिया। ऑफ कोर्स वो जानता था कि वो कौन है। ओह या, एमिली ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें याद है। उसने स्पार्कलिंग ग्रीन आईज से एरिक को देखा। तभी एम्बर ने एमिली की स्ट्रेंज रिएक्शन नोटिस की। वो नॉर्मली दूसरों से, खासकर अपनी एज के मेल से, इतनी फ्रेंडली नहीं रहती थी। यूजुअली वो उन्हें इग्नोर कर देती थी, बिना देखे भी। लेकिन अब वो खुद उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। एम्बर ने हल्का सा फ्राउन किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। तीनों की शॉर्ट कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जो करीब 10 मिनट्स बाद एम्बर की काफिंग से इंटरप्ट हुई। कॉफ, कॉफ, गाइस, क्या हमें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए? हाँ, राइट, एरिक ने कहा। कुछ मिनट्स बाद एमिली फिर से ट्रेनिंग में लग गई, जबकि एरिक ने क्लोथ्स चेंज किए और एम्बर के साथ स्पारिंग शुरू की। क्लियरली वो उस पर हिट लैंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये भी साफ था कि वो काफी इंप्रूव कर रहा था। एमिली दोनों को स्पारिंग करते हुए ऑब्जर्व कर रही थी। उसे पता था कि एरिक ने ट्रेनिंग एक महीने से भी कम टाइम पहले शुरू की थी, और इतने कम टाइम में इस लेवल तक पहुंचना इम्प्रेसिव था। फिर भी वो उसके फाइटिंग स्टाइल में कई फ्लॉज देख पा रही थी। स्पारिंग देखते देखते एमिली के माइंड में एक वियर्ड फीलिंग फैलने लगी। वो अट्रैक्शन थी, एरिक की तरफ। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, और न ही वो समझ पा रही थी कि ये फीलिंग्स किस टाइप की थी। उसके अंदर कुछ था जो कह रहा था कि उसे इस यंग मैन के साथ फ्रेंडली टर्म्स पर आना चाहिए। लेटर
एम्बर, एमिली और एरिक ने करीब 4 आवर्स तक ट्रेनिंग की, जब तक सूरज ढलने नहीं लगा। वेल, आई गेस आज के लिए इतना ही, एम्बर ने कहा। अगर चाहो तो हम ये फिर किसी और टाइम पर कर सकते हैं। या क्यों नहीं, एमिली ने कहा, एम्बर को सरप्राइज करते हुए। मेरे लिए भी ठीक है, एरिक ने जवाब दिया। एक शॉर्ट शावर लेने के बाद एरिक, एम्बर और एमिली लिविंग रूम में आए, जहां तीनों डिनर का इंतजार करते हुए बातचीत करने लगे। आज रात यहीं रुक क्यों नहीं जाते? एम्बर ने एरिक से पूछा। हमें कल सेम जगह जाना है और तुम पहले से ही यहां हो तो यहीं स्टे कर सकते हो, उसने आगे कहा। पता नहीं, यंग मैन ने जवाब दिया। पिछले हफ्ते तुम्हारे घर रहकर मैं पहले ही तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स की हॉस्पिटैलिटी का फायदा उठा चुका हूं। ओह, उसकी चिंता मत करो, एम्बर ने कहा। हमारे पास बहुत से एम्प्टी रूम्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमिली एम्बर को थोड़ा इरिटेटेड लुक से देख रही थी। किसी यंग वुमन के घर एरिक का रुकना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था और ये थॉट उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो अपनी ही इमोशंस को लेकर कन्फ्लिक्टेड भी थी। आखिरकार वो एरिक को ज्यादा जानती भी नहीं थी, तो उसे इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए थी कि वो एम्बर के घर रुके। ऑलराइट देन, एरिक ने कहा। ये सुनते ही एमिली का हार्ट हल्का सा तंप हुआ, लेकिन वो इस पर कुछ कह नहीं पाई। वैसे कल तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? एमिली ने पूछा। द रेड पैलेस, एरिक ने कहा। समझ गई, फर्स्ट डे है। हाँ, एरिक ने कहा। लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो थोड़ा वरीड हूं। क्यों? एमिली ने फिर पूछा। क्योंकि जितना मैंने समझा है वहां चीजें सिंपल नहीं होंगी। रैंक्स फाइटिंग प्राउस पर बेस्ड होंगी और वहां मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग इंडिविजुअल्स होंगे। डोंट वरी एरिक, एम्बर ने कहा। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में हेल्प करूंगी। और वैसे भी जिस स्पीड से तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, मुझे नहीं लगता लॉन्ग रन में तुम्हें कोई इश्यू होगा। आई विश। उसी मोमेंट एक वेटर उस रूम में आया और एम्बर की तरफ जेस्चर किया। लगता है खाना रेडी है। डाइनिंग हॉल में चलते हैं, एम्बर ने कहा। तीनों लिविंग रूम से निकलकर हॉलवे में आए। एम्बर तेजी से डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचते ही उन्हें केडन, उनकी वाइफ और उनके यंगेस्ट चिल्ड्रन मिले। तुम लोग फाइनली आ ही गए, केडन ने कहा। हेलो मिस्टर जॉयस, जबकि एमिली ने कर्टसी की। एंड हेलो एरिक, एमिली, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, एरिक ने जवाब दिया। मी टू, एमिली। इसके बाद छहों ने डिनर किया और इधर उधर की बातें होती रहीं। केडन ने क्लियरली एरिक से कई सवाल पूछे ताकि वो यंग मैन को बेहतर समझ सके। उसने ये भी पूछा कि क्या वो बाकी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट फाइट करने को लेकर कॉन्फिडेंट है। एरिक ने ऑनेस्टली जवाब दिया कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसे दूसरे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं है और एम्बर की स्ट्रेंथ शायद उसकी करंट लिमिट है। केडन और उसकी डॉटर ने ट्रेनिंग के दौरान खुद को इम्प्रूव करने के लिए उसे कुछ एडवाइस दी, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि एरिक कितनी मेहनत से ट्रेनिंग करता है। डिनर के बाद एमिली को स्टोन मैंशन वापस छोड़ दिया गया और एरिक अपने रूम में ट्रेनिंग करने चला गया। उसे न्यूरल लिंक्स की डेवलपमेंट तेज करनी थी, वरना रेड पैलेस डोजो में उसे सीरियस ट्रबल हो सकता था। दुर्भाग्य से उस रात वो कोई नई न्यूरल लिंक्स नहीं बना पाया और बस सोने चला गया। नेक्स्ट डे उसे प्रोफेसर मैकेलिस्टर और बाकी स्टूडेंट्स के साथ रेड पैलेस जाना था। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था और वो कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता था। अगले दिन एरिक उठा और जल्दी से फेस वॉश किया। रेडी होने के बाद उसने अपनी डेली क्वेस्ट चेक की। Quests list daily eating habits. Rewards for completion: 10 experience, 10 DNA points. Failure penalty: none, ek healthy meal cow. Physical training: rewards for completion: 10 experience, 10 DNA points. None, कम से कम 1 hour training करो. Host किसी भी exercise को choose कर सकता है. Quest accept करने के बाद एरिक डाइनिंग रूम में गया, जहां एम्बर और उसका फैमिली मौजूद था। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों फ्रेंड्स कार में बैठे और स्कूल के लिए निकल पड़े। मेन एंट्रेंस पर कुछ स्टूडेंट्स जो रेड पैलेस ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड थे, प्रोफेसर मैकेलिस्टर के साथ वेट कर रहे थे। एम्बर और एरिक के पहुंचते ही सिर्फ एंडरसन, एरन और माइकी ने आकर हेलो कहा। एरिक ने नोटिस किया कि नेथनियल स्mirk कर रहा था, जबकि कार्ल उसे स्कॉर्नफुली देख रहा था। हेलो गाइस, एंडरसन ने कहा। हाय, एरिक ने जवाब दिया। एक्साइटेड नहीं हो? एंडरसन ने पूछा। हम रेड पैलेस जा रहे हैं। हाँ, शायद। तुम कैसे हो? ओह yeah, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, एंडरसन ने एंथुजियाज्म से कहा। मैं तो इस दिन का वेट ही कर रहा था।
बेट करता हूं कि वहां हम बहुत इंप्रूव करेंगे। एरिक को नहीं पता था क्योंकि वो एंडरसन से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन एंडरसन ट्रेनिंग का काफी बड़ा एंथुजियास्ट था और रेड पैलेस ज्वाइन करना उसके लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा था। थोड़ी बातचीत के बाद जब लास्ट स्टूडेंट्स एलन, ग्वेन, डेरेक और फ्लॉयड आ गए, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने आवाज लगाई, ओके एवरीवन बस में चढ़ो। यस सर, स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा। एक एक करके सब व्हीकल में चढ़ गए और बस वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ चल पड़ी। एरिक नहीं जानता था कि उसे वहां क्या देखने को मिलेगा। उसने रेड पैलेस के बारे में बहुत सुना था और इंटरनेट पर कुछ इमेजेस भी देखे थे, लेकिन कोई भी इमेज उसे रियलिटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती थी। ट्रैवल के दौरान एरिक ने कई बिल्डिंग्स देखी, ऐसे स्काईस्क्रेपर्स जो क्लाउड्स तक पहुंचते लग रहे थे। लेकिन एक बिल्डिंग बाकी सबसे अलग थी। शुरुआत में उसे एक रेड स्काईस्क्रेपर दिखा। जैसे जैसे वो पास आता गया, उसका अमेजमेंट बढ़ता चला गया। वो बिल्डिंग एवरेज स्काईस्क्रेपर से कहीं ज्यादा टॉल थी और उसकी विड्थ भी एस्टॉनिशिंग थी। पास आने पर एरिक ने रियलाइज किया कि स्ट्रक्चर के आसपास पूरा एरिया एक ह्यूज गार्डन से भरा हुआ था, जिसमें कई छोटे स्ट्रक्चर्स बने थे। हालांकि वो उन्हें साफ साफ देख नहीं पा रहा था। बिल्डिंग के विसिनिटीज में पहुंचते ही एरिक उस जगह की ऑपुलेंस देखकर दंग रह गया। बेसिकली वहां एक मैसिव गार्डन था, शायद कई किलोमीटर्स लंबा, जिसमें काउंटलेस स्मॉल बिल्डिंग्स थे, अलग अलग पर्पसेस के लिए, और चारों तरफ फ्लावर्स, ट्रीज और बुशेस थे। एरिक ने एक छोटा हॉस्पिटल, अलग अलग ट्रेनिंग ग्राउंड्स, ऑब्स्टिकल कोर्सेज और ऐसी ही कई चीजें देखी। लेकिन जिसने उसे सबसे ज्यादा अमेज किया वो था रेड पैलेस इटसेल्फ। वो स्काईस्क्रेपर अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी जो उसने देखी थी। पूरी तरह रेड स्टोन से ढकी हुई, उसका साइज इंपोजिंग था। काउंटलेस जायंट विंडो सिटी को नीचे दिखा रही थी। वो किसी फोर्स जैसा लग रहा था, लेकिन किसी भी फोर्टिफिकेशन से अलग। आर्किटेक्चर सिंपल था, फिर भी वेल्थ साफ झलक रही थी। वाओ, एरिक ने धीरे से कहा। मेन गेट के पास पहुंचते ही स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि बिल्डिंग हाई वॉल्स से गिरी हुई थी, जिनके ऊपर टावर्स और टर्रेट्स बने थे। मल्टीपल गार्ड्स, सिक्योरिटी पोस्ट्स और कैमरास हर तरफ थे। कुछ भी इन लोगों की नजर से बच नहीं सकता था। स्टूडेंट्स गेट से अंदर गए और 5 मिनट्स बाद बिल्डिंग के मेन डोर के सामने पहुंचे। कमाल है ना? एंडरसन ने कहा, जिससे फ्लॉयड थोड़ा इरिटेटेड हो गया। हाँ, एरिक ने कहा स्ट्रक्चर को देखते हुए। तभी प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने उसकी थॉट्स इंटरप्ट की। चलो सब लोग मेरे पीछे आओ, उन्होंने ऑर्डर दिया। सबने फॉलो किया और जल्दी ही एक बड़े वुडन डोर तक पहुंचे, जिसके बीच में एक ह्यूज टावर की कार्विंग बनी हुई थी। जैसे ही वो पास आए, डोर ऑटोमेटिकली खुल गया। थोड़ी ही देर में एक वुमन बाहर आई और स्टूडेंट्स को ग्रीट किया। वेलकम यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम अमेंडा स्मिथ, उसने कहा। मेरा काम है यहाँ आपकी जर्नी गाइड करना, आपको सेटल करने में हेल्प करना, क्वेश्चंस आंसर करना और बाकी सब। अब मुझे आप सबसे कुछ पेपर्स फिल करवाने हैं, तो रिसेप्शन की तरफ चलिए। थैंक यू वेरी मच मिस स्मिथ, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने कहा। एक एक करके स्टूडेंट्स ने अमेंडा स्मिथ और प्रोफेसर मैकेलिस्टर की सुपरविजन में रेड पैलेस में रजिस्ट्रेशन पूरी की। सबके कंप्लीट होते ही मिस स्मिथ के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। बहुत बढ़िया गाइस, अब तुम ऑफिशियली रेड पैलेस डोजो के प्राउड मेंबर्स हो, उसने कहा। मुझे लगता है मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि ये कितनी बड़ी ऑनर की बात है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते। प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने भी हल्की मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। रेड पैलेस की स्थापना 2993 में माइकल रीड ने की थी, उन्होंने कहा। शायद तुम उसे एक और नाम से जानते हो, रेड हार्ट। जिन स्टूडेंट्स को यह बात नहीं पता थी, वो ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ मिस स्मिथ को देखने लगे। रेड हार्ट फ्रांस के अब तक के सबसे पावरफुल जनरल्स में से एक था। उसने नेशन की आर्मीज को काउंटलेस टाइड इन्वेजन्स के खिलाफ लीड किया था और बॉर्डर वॉर के दौरान, जो 2950 से 2960 के बीच हुई थी, हिन और एट्रियम से बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया था। यह भी कहा जा सकता था कि उसने अकेले ही फ्रैंक को नोन मैप्स से मिटने से बचा लिया। मिस स्मिथ ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, शुरुआत में उन्होंने यहां सिर्फ कुछ ही लोगों को ट्रेन किया। बाद में और लोग जुड़े जो इस इंस्टीट्यूशन के फर्स्ट टीचर्स बने। आज के समय में यहां सिर्फ नेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही टीच कर सकते हैं, उसने आगे कहा। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज्ड और हाईली स्पेसिफिक ट्रेनिंग रेजीम्स देते हैं।
अब मैं सजेस्ट करूंगी कि जो ईमेल हमने अभी आपके दिए हुए एड्रेस पर भेजी है, उसे ध्यान से पढ़िए। उसमें रूल्स, कोर्सेज, लेसन्स, टीचर्स सब डिटेल में बताया गया है। हर टीचर की स्पेशलाइजेशन भी क्लियरली एक्सप्लेन की गई है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन यंग पीपल को टाइड से लड़ने और बॉर्डरिंग नेशंस को रिपेल करने के लिए ट्रेन करती है, उसने जोर देते हुए कहा। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, रिसोर्सेज, नॉलेज, वेपन सब। और हम आपको तब तक ट्रेन करेंगे जब तक आप किसी भी एनिमी का सामना करने लायक नहीं बन जाते। क्लियरली यहाँ की एजुकेशन मिलिट्री ट्रेनिंग की कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए वहां भी इक्वली एफर्ट डालना। इसके बाद उसने रेड पैलेस की हिस्ट्री, नेशन के लिए इसके कंट्रीब्यूशंस और गवर्नमेंट के साथ इसके एग्रीमेंट्स के बारे में समझाया। स्टूडेंट्स को रेड पैलेस द्वारा असाइंड मिशंस में पार्टिसिपेट करना होगा, उसने कहा। ऑफ कोर्स इसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलेगी। आपको हफ्ते में कम से कम एक बार किसी चैलेंजर के अगेंस्ट फाइट करना होगा, और अगर कोई चैलेंज नहीं आता तो आपको खुद किसी को चैलेंज करना पड़ेगा। आप सबको इनिशियली पेजेंट रैंक दिया जाएगा, उसने आगे कहा, और एक शॉर्ट इवैल्यूएशन के बाद आपको इंटरनली ग्रेड किया जाएगा। फिर उसने इंस्टीट्यूशन के रूल्स एक्सप्लेन किए। ज्यादातर सिंपल थे, चोरी नहीं, डेजिग्नेटेड प्लेसेस और टाइम के बाहर लड़ाई नहीं, और इसी तरह। अपनी स्पीच खत्म करते हुए उसने प्रोफेसर मैकेलिस्टर की तरफ देखा और हल्का सा नॉड किया। फिर पेपर्स की तरफ नजर डाली जिन पर स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे। अब मेरे पीछे आए। वो मुड़ी और एलिवेटर की तरफ चल पड़ी। प्रोफेसर मैकेलिस्टर और बाकी स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे हो लिए। ग्राउंड लेवल के एम्प्टी हॉल्स में उनके फुटस्टेप्स गूंज रहे थे, जहां कोई स्टूडेंट न रहता था न पढ़ता था। एलिवेटर तक पहुंचकर सब अंदर गए और मिस स्मिथ ने फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाया। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही वो फिर बोलने लगी। आप सब इसी फ्लोर पर रहेंगे। याद रखिए, फर्स्ट 10 फ्लोर्स पेजेंट रैंक स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। उससे ऊपर के फ्लोर्स हायर रैंक्स के लिए हैं। आपको 10th फ्लोर से ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। उसने कॉरिडोर के दोनों ओर बने डोर्स की तरफ इशारा किया। यहाँ जिम्स और डॉर्मेटोरीज हैं। स्टडी एरियाज भी यहीं हैं। कहीं इसी कॉरिडोर में कैफेटेरिया भी है। खाने या रहने से जुड़ा कोई सवाल हो तो स्टाफ से पूछिए। फिर उसने आगे बताया, हर मॉर्निंग आपको मास्टर रुक की हैंड टू हैंड ट्रेनिंग सेशन अटेंड करनी होगी। वो आपको क्योका ट्रेनिंग स्टाइल सिखाएंगे। आप में से ज्यादातर इसे जानते होंगे, लेकिन यकीन मानिए उनसे सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। इसके बाद वेपन ट्रेनिंग होगी, उसने कहा। सोर्ड, स्पीयर और कई तरह के वेपन्स, लेकिन आप फ्रीली चूज नहीं कर पाएंगे। मास्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको क्या सीखना है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग और ऑब्स्टिकल कोर्स ट्रेनिंग होगी। फिर आप फ्री होंगे। न्यूरल लिंक ट्रेनिंग पूरी तरह आप पर डिपेंड करेगी। इसके बाद उसने स्टूडेंट्स को पेपर्स दिए जिनमें उनके रूम्स के नंबर्स लिखे थे। वो हर एक को ध्यान से देखती गई, लेकिन जब उसकी नजर अपने बगल में खड़े आदमी पर पड़ी तो उसका डिमीनर अचानक नर्म हो गया। शॉन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, उसने सॉफ्टली कहा। प्रोफेसर मैकेलिस्टर हर साल नए स्टूडेंट्स लाते थे, तो ये साफ था कि वो मिस स्मिथ को जानते थे। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, अमेंडा, उन्होंने कहा। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत शुरू हुई, लेकिन फिर मिस स्मिथ ने कहा, अब आप सब अपने रूम्स में जा सकते हैं। सब इसी फ्लोर पर हैं। प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने स्टूडेंट्स की तरफ देखा। कोई बेवकूफी मत करना, गाइस। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने अपने रूम्स की तरफ चले गए। एरिक को रूम 214 असाइन हुआ था, कॉरिडोर के लगभग एंड में। रूम काफी स्पेशियस था और उसके असली घर से कहीं ज्यादा अच्छा। एक बाथरूम और दो रूम्स आमने सामने थे, बेड, डेस्क और वार्डरोब के साथ। मिनी अपार्टमेंट जैसा था, बस किचन नहीं था। एरिक ने सोचा ये कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि हर फ्लोर पर कैफेटेरिया था। तो अनपैक कर ही लेते हैं, एरिक ने खुद से कहा और राइट साइड वाले रूम की तरफ बढ़ा। डोर खोलते ही उसने देखा कि बेड पर कोई और सो रहा था। ओह सॉरी, एरिक ने कहा, जैसे ही उस यंग मैन की नींद खुली। तुम कौन हो? उसने स्लीपी आवाज में पूछा। शायद मैं तुम्हारा रूममेट हूं, एरिक ने कहा। मिस स्मिथ ने मुझे ये रूम असाइन किया है। यंग मैन बेड से उठा और डोर तक आकर एरिक से हाथ मिलाया। वेलकम, आई एम बेनेडिक्ट। हाय बेनेडिक्ट, नाइस टू मीट यू। अभी अभी आए हो? बेनेडिक्ट ने पूछा। हाँ, एरिक ने कहा, और मिस स्मिथ का एंडलेस स्पीच भी सुनना पड़ा। या, बेनेडिक्ट हंसा। मैंने भी सुना था जब मैं आया था। अगर बुरा न मानो, एरिक ने पूछा, तो तुम मुझसे पहले कैसे आ गए? मैं एक्जेंटा से हूं। न्यू अलेक्जेंड्रिया आने में कई आवर्स लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा पहले आ गया। एक्जेंटा
न्यू अलेक्जेंड्रिया के साउथ में स्थित एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी था। नेशन के सबसे बड़े सिटीज में से एक। गोल्ड उसका मेन एक्सपोर्ट था और नेचुरल गैसेस की वजह से उसकी इकोनॉमी भी काफी स्ट्रांग थी। लेकिन वहां टाइड्स बेहद पावरफुल थे, इसलिए वो सिटी नेशन के मेन वेपन प्रोवाइडर्स में भी गिनी जाती थी। और तुम? बेनेडिक्ट ने पूछा। कहाँ अलेक्जेंड्रिया? एरिक ने ऑनेस्टली जवाब दिया। तुम राइट वाला रूम लेना चाहते थे? एरिक ने पूछा। हाँ, बेनेडिक्ट ने कहा। अगर प्रॉब्लम हो तो हम चेंज कर सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, एरिक ने कहा। उसने अपना बैकपैक लेफ्ट रूम के डेस्क पर रखा। बेड पर रेड पैलेस यूनिफॉर्म के 7 पेयर्स पहले से नीटली फोल्डेड रखे थे। उसे बस उन्हें वार्डरोब में टांगना था। रेड पैलेस का ईमेल पढ़ लिया? अभी नहीं, एरिक ने कहा। तो पढ़ लेना, बेनेडिक्ट ने सलाह दी। लेसन्स कल से शुरू हो रहे हैं। ट्रेनिंग से पहले प्लेस से अकस्टम होने का बेयरली टाइम है। ईमेल में कैंपस का मैप भी है, बेनेडिक्ट, एरिक ने कहा। मैंने ऑलरेडी थोड़ी जगह देख ली है, बेनेडिक्ट ने मुस्कुराकर कहा। अगर चाहो मैं तुम्हें दिखा दूं? इफ यू डोंट माइंड। चलो फिर। बाहर निकलने से पहले बेनेडिक्ट ने एरिक को रेड पैलेस यूनिफॉर्म पहनने की सलाह दी। कपड़े लाल पैंट्स के थे, जिनके साइड्स पर गोल्डन स्ट्राइप्स बनी थीं, और एक जैकेट थी जिसके पीछे गोल्डन रेड पैलेस डोजो का लोगो करा हुआ था। डोजो के दोनों नए मेंबर्स ने यूनिफॉर्म पहना और फिर कमरे से बाहर निकल गए। वे एक कॉरिडोर में पहुंचे, जहां कार्पेट एंट्रेंस हॉल की तरह गहरा लाल था और दीवारें सुनहरी रंगत में रंगी हुई थी। कुछ कदम आगे एक और डोर था जो एक दूसरे कमरे में खुलता था, और यही पैटर्न पूरे कॉरिडोर में चलता जा रहा था। ओके, बेनेडिक्ट ने कहा। जो ईमेल हमें भेजी गई है उसमें पूरे बिल्डिंग की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की गई है। इस बिल्डिंग में कुल 130 फ्लोर्स है और इसकी हाइट लगभग 828 मीटर्स है। फ्लोर्स की लेआउट लगभग सेम है। वो तेजी से चलते हुए समझाने लगा। लेकिन जैसे जैसे रैंक ऊपर जाती है, वैसे वैसे फ्लोर्स भी ऊपर मिलते हैं और रिसोर्सेज वो इक्विपमेंट बेहतर होते जाते हैं। फ्लोर्स 1 से 10 पेजेंट्स के लिए हैं, 21 से 30 स्क्वायर्स के लिए, और ऐसे ही आगे। विस्काउंट रैंक से ऊपर, बेनेडिक्ट ने जोड़ा, स्टूडेंट्स को ज्यादा फ्लोर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वहां हर स्टूडेंट के लिए अलग रूम असाइन किया जाता है। वो चलते हुए बोला, अगर इस तरफ आओ, यहां लेफ्ट लो, फिर राइट, तो फ्लोर का कैफेटेरिया आ जाएगा। यहां तुम जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो, कॉफी, मीट, वेजिटेबल्स, ड्रिंक्स, सब कुछ। सबसे बढ़िया बात, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब फ्री है क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है। जब एरिक और बेनेडिक्ट कैफेटेरिया के दरवाजे के सामने पहुंचे, तो उन्होंने अंदर झांक कर देखा। एस्टैब्लिशमेंट बेहद विशाल था, हजारों लोगों को अकोमोडेट करने लायक। सामने की पूरी दीवार के साथ एक लंबा काउंटर फैला हुआ था, जिसके पीछे किचन्स थीं। काउंटर पर अलग अलग तरह का खाना डिस्प्ले किया गया था, और सामने लाल टेबल क्लॉथ से ढकी हुई कई टेबल्स रखी थीं। कहने की जरूरत नहीं थी, जगह वाकई मैसिव थी और काफी लोग पहले से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इंप्रेसिव है ना? बेनेडिक्ट ने कहा। बिल्कुल, एरिक ने जवाब दिया। मेरी हाई स्कूल की कैफेटेरिया से तो कई गुना बड़ी है। हाँ, बेनेडिक्ट हंसा, और खाना भी बेहतर है। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूं। अब मेरे पीछे आओ, उसने कहा। जिम दिखाता हूं और फिर एक छोटा सा सरप्राइज भी है। बेनेडिक्ट तेजी से कॉरिडोर्स में आगे बढ़ा। कुछ मिनट्स चलने के बाद वे जिम के दरवाजों के सामने पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, एरिक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड रह गया। पूरा जिम काले ट्रॉमा फ्लोरिंग से ढका हुआ था, और वेट्स व मशीन्स की संख्या अविश्वसनीय थी। ट्रेडमिल्स, स्टेशनरी बाइक्स, डम्बेल्स, बारबेल्स, बेंचेस, मेडिसिन बॉल्स, केटलबेल्स, रोप्स, लगभग हर ट्रेनिंग टूल जो सोचा जा सकता था उस विशाल हॉल में मौजूद था। लेकिन एरिक का ध्यान सबसे ज्यादा साइड में बने जायंट फाइटिंग रिंग ने खींचा। वो रिंग स्कूल टूर्नामेंट में इस्तेमाल होने वाले रिंग से भी बड़ा था। उसके पास एक स्क्रीन लगी थी जिस पर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स के विजुअल्स चल रहे थे। ये तो कमाल है, एरिक ने कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि न्यू अलेक्जेंड्रिया में ऐसी जगह हो सकती है। और तुमने अभी सब कुछ देखा भी नहीं है, बेनेडिक्ट ने एक्साइटेड फेस के साथ कहा। एक सीनियर ने बताया था कि हायर फ्लोर्स पर इक्विपमेंट और भी बेहतर है। वहां इंट्रिटी वेट्स भी हैं। उसने ये भी कहा, बेनेडिक्ट ने आगे जोड़ा, कि विस्काउंट रैंक से ग्रेविटी चेंबर्स भी मिलते हैं, और रूमर है कि एम्परर फ्लोर्स पर हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल ग्रेविटी चेंबर होता है। इमेजिन कर सकते हो? इंट्रिटी वेट सुनकर ही मैं हुक्ड हो गया था। एरिक ने इनक्रेडुलसली कहा, लेकिन ग्रेविटी चेंबर्स? सीरियसली?
इंट्रीडी वेट्स एक नई टेक्नोलॉजी थी जिनकी डिमांड बहुत थी, लेकिन वो बेहद एक्सपेंसिव थी। ये ऐसे टूल्स थे जिनका वेट बदला जा सकता था। सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके पीछे ग्रेविटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी थी। ग्रेविटी चेंबर्स दूसरी तरफ ऐसे रूम्स थे जिनमें ग्रेविटी को बढ़ाया जा सकता था। ये ट्रेनिंग को कई गुना ज्यादा कठिन बना देते थे और इंट्रीटी वेट्स के साथ मिलकर बेहद इफेक्टिव साबित होते थे। हालांकि ऐसे रूम्स का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त न्यूरल लिंक्स होना जरूरी था। अगर बॉडी उस लेवल की ग्रेविटी हैंडल न कर पाए तो इंजरीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता। हाई ग्रेविटी में कपड़े तक चोट पहुंचा सकते थे, चलना कई मीटर्स ऊंचाई से गिरने जैसा महसूस होता और ब्लड फ्लो तक में दिक्कत आ सकती थी। अब एक आखिरी चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, बेनेडिक्ट ने कहा। पता नहीं तुम्हें यह पसंद आएगा या नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे जैसे हो तो जरूर पसंद करोगे। आओ। चलते हुए एरिक ने उस फ्रेंडली यंग मैन को ध्यान से देखा। बेनेडिक्ट लगभग 1.7 मीटर्स लंबा था। उसके छोटे चेस्टनट कलर्ड बाल थे और चॉकलेट ब्राउन आंखें थीं। उसका चेहरा काफी रेक्टेंगुलर था और दाहिने गाल पर एक छोटा सा मोल था। फाइटर होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा मस्कुलर नहीं था, लेकिन उसके आर्म्स बल्की थे और बैक काफी डेवलप थी। मसल्स थोड़े डिस्प्रोपोर्शनेट लगते थे, लेकिन साफ था कि इसके पीछे कोई वजह थी। लगभग 10 मिनट्स चलने के बाद वे एक गार्डेड डोर के सामने पहुंचे। दरवाजे के सामने एक मास्क्ड गार्ड खड़ा था, हाथ में राइफल लिए हुए। जैसे ही एरिक और बेनेडिक्ट आगे बढ़े, गार्ड ने उन्हें रोक लिया। आइडेंटिफाई योरसेल्व्स, उसने कहा। आई एम एरिक रोमनो एंड आई एम बेनेडिक्ट गोल्डस्टीन। दोनों ने कहा। शो मी योर आईडीज, गार्ड ने कहा। आईडीज? एरिक ने पूछा। तभी बेनेडिक्ट ने एरिक के कान के पास झुककर कहा, ईमेल में है। आ, थैंक्स। एरिक ने जल्दी से फोन निकाला और ईमेल ढूंढी। उसमें एक क्यूआर कोड था जिसे उसने तुरंत अपना आईडी पहचान लिया। हियर, उसने कहा। गार्ड ने डिवाइस स्कैन किया और आइडेंटिटीज वेरीफाई होते ही डोर खुल गया। अंदर कदम रखते ही एरिक की आंखें फैल गई। दीवारों पर अनगिनत वेपन्स टंगे हुए थे, हर शेप और साइज में। दाईं तरफ मीली वेपन्स थे, swords, pikes, spears, daggers, axes, hammers, maces, यहां तक कि tridents भी। बाईं तरफ रेंज्ड वेपन्स थे, bows, crossbows, rifles, pistols। ज्यादातर आइटम स्टील के बने हुए थे। हर वेपन के नीचे एक छोटा होलोग्राफिक स्क्रीन था जिस पर उसके पैरामीटर्स दिख रहे थे। वाओ! एरिक के मुंह से निकल गया। बेनेडिक्ट ने ग्रिन करते हुए सिर हिलाया। ये तो बस क्रस्ट है, उसने कहा। वेपन स्क्रीन्स देखो। जैसे ही एरिक ने स्क्रीन्स देखी, उसे समझ आ गया कि बेनेडिक्ट क्यों मुस्कुरा रहा था। इन डिवाइसेस के जरिए हर वेपन को पर्सनलाइज किया जा सकता था। मटेरियल्स, कलर्स, शेप्स और कई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हम कोई वेपन ले सकते हैं? एरिक ने पूछा। गॉड नो, बेनेडिक्ट ने हंसते हुए कहा। अभी नहीं, इसके लिए टीचर की सुपरविजन चाहिए। तुम्हें यह सब कैसे पता? एरिक ने पूछा। तुम तो कल ही आए थे ना? ईमेल में सब लिखा है, बेनेडिक्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ऑलराइट, ऑलराइट। उसने स्क्रीन्स को और ध्यान से देखा, फिर पूछा, तो हम बस बटन दबाते हैं और वेपन मिल जाता है? Whatever we, बेनेडिक्ट ने सिर हिलाया। अभी हमारे पास एंट्री लेवल मटेरियल्स तक ही एक्सेस है। बेटर वेपन्स के लिए टीचर्स की अप्रूवल चाहिए। हाँ, कलर्स और छोटे डिटेल्स हम चूज कर सकते हैं। तो अभी कुछ ले नहीं सकते? ने पूछा। नहीं, बेनेडिक्ट ने कहा, लेकिन कम से कम देख तो सकते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। दोनों मटेरियल लिस्ट्स, सेरोग्राफ्स, इंसिजन्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखते रहे। हम जो चाहे ले सकते हैं? एरिक ने फिर पूछा। टेक्निकली हाँ, बेनेडिक्ट ने कहा, लेकिन टीचर्स की बात सुनना बेटर है। वो हमें वही वेपन रेकमेंड करेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ्स को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करे। उसी पल एरिक के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। Eric Romano, you must reach the ground floor to be tested. Come to room number 5. लगता है मुझे रूम नंबर 5 जाना होगा, एरिक ने मैसेज पढ़कर कहा। तुम्हारा टेस्ट अभी नहीं हुआ? नहीं, एरिक ने कहा। मिस स्मिथ ने डिसमिस किया और मैं सीधे रूम आ गया। समझ गया। चलो फिर, उन्हें वेट करवाना ठीक नहीं होगा। दोनों ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ गए। एरिक और बेनेडिक्ट एलिवेटर की तरफ दौड़े, लेकिन वहां पहुंचने में ही उन्हें पूरे 10 मिनट लग गए। आखिरकार दोनों एलिवेटर में घुसे, नीचे उतरे और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। हमें रूम नंबर 5 जाना है, एरिक ने कहा। मुझे पता है, कल मेरा टेस्ट भी इसी रूम में हुआ था, बेनेडिक्ट ने जवाब दिया। वैसे ये टेस्ट असल में किस बारे में होता है? एरिक ने पूछा।
ये सब ईमेल में लिखा है, लेकिन चूंकि तुमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो मैं ही समझा देता हूं, बेनेडिक्ट बोला। सबसे पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस चेक किए जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स का टेस्ट होगा। ब्रेन क्रिस्टल की मैना कैपेसिटी दोबारा चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि यह 4 साल की उम्र में ही टेस्ट हो चुकी होती है। एरिक ने सिर हिलाया। उसे भी 4 साल की उम्र में टेस्ट किया गया था, और फेयरबिट्स में उसे ऑलमोस्ट मैनलेस एफ ट्रैश कहा गया था। फिर 1.5 महीने पहले स्कूल में टेस्ट हुआ था, जहां उसे ई रैंक आंका गया था। सिस्टम अब भी उसकी माना कैपेसिटी को ई लेवल ही दिखा रहा था, यानी वह अब भी उसी रैंक में था। स्ट्रेंथ टेस्ट काफी सिंपल है। तुम्हें पूरी ताकत से एक मशीन को पंच करना होगा और रिजल्ट मिल जाएगा। स्पीड टेस्ट में ट्रेडमिल पर दौड़ना होगा, जहां तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड, और यह देखा जाएगा कि तुम उसे कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हो। तीसरा टेस्ट थोड़ा ट्रिकी होता है। एक डिवाइस तुम पर प्रोजेक्टाइल्स फेंकेगी और तुम्हें उनसे बचना होगा। उनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जब तक कि तुम पहली बार हिट ना हो जाओ। घबराने की जरूरत नहीं, दर्द नहीं होता। आखिरी टेस्ट सबसे मुश्किल है। तुम्हें एक टीचर से फाइट करनी होगी, और वही तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स जज करेगा, बेनेडिक्ट ने समझाते हुए कहा। काफी सिंपल है ना? लेकिन एरिक इतना शांत नहीं था। उसे पता था कि फिजिकल टेस्ट में वह अच्छा करेगा, मगर मार्शल आर्ट्स टेस्ट अलग बात थी। आखिर उसने ट्रेनिंग सिर्फ 1.5 महीने पहले ही शुरू की थी। हाँ, एरिक ने बस इतना कहा। कुछ देर बाद वे रूम नंबर 5 के सामने पहुंच गए, जहां न्यू अलेक्जेंड्रिया हाई स्कूल के बाकी छात्र भी मौजूद थे। साफ तौर पर एम्बर, फ्लोइड और ग्वेन भी वहीं थे। हे एरिक, एम्बर ने हाथ हिलाते हुए आवाज दी। एरिक ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। तभी तीनों की नजर एरिक के साथ खड़े आदमी पर गई, और वे सोचने लगे कि यह कौन है। उसी समय बेनेडिक्ट ने सामने खड़े तीनों को ध्यान से देखा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लाल बालों वाली लड़की पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे लगा उसने जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। और जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे देख रही है, तो उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। तुम्हारे साथ ये कौन है? फ्लोइड ने पूछा। ओह, हाँ, ये बेनेडिक्ट है, मेरा रूममेट। हम बस फर्स्ट फ्लोर का एक छोटा सा टूर करके आ रहे हैं, एरिक ने कहा। लेकिन बेनेडिक्ट कुछ नहीं बोला। जब एरिक ने उसकी तरफ देखा, तो पाया कि वह एम्बर को घूर रहा है। एरिक ने उसे हल्का सा कोहनी मारा, और बेनेडिक्ट होश में आया। ए, हाँ, मैं बेनेडिक्ट गोल्डस्टीन हूं। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, उसने कहा, और उसके चेहरे पर अब तक की सबसे गर्म मुस्कान फैल गई। यो ब्रो, मैं फ्लोइड हूं। नाइस टू मीट यू। ग्वेन ने संक्षेप में कहा। हाय, एम्बर मुस्कुराई। मैं एम्बर हूं। बेनेडिक्ट इसके बाद कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाया। वह बस उल्टी सीधी आवाजें निकालता रहा और बेवकूफों की तरह हंसने लगा। एरिक उसे देखकर सोचने लगा, क्या वह भी पहली बार एम्बर को देखकर ऐसा ही था, या उससे भी बुरा पहली बार एमिली को देखकर? क्या तुम्हें भी टेस्ट्स के लिए बुलाया गया है? एरिक ने पूछा। हाँ, ग्वेन ने जवाब दिया। अच्छा है, क्योंकि बेनेडिक्ट ने कल टेस्ट्स दिए थे और मुझे बता दिया कि उनमें क्या-क्या होता है। एरिक ने अपने दोस्तों को समझाया कि ये टेस्ट्स उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और फाइटिंग स्किल्स को परखने के लिए होते हैं। ये सुनकर सबको एरिक की चिंता होने लगी, क्योंकि साफ था कि उसकी फाइटिंग स्किल्स अभी उतनी पॉलिश्ड नहीं थीं। बराबर ताकत वाले ओपोनेंट के सामने उसकी एक्सपीरियंस की कमी उसे हार दिला सकती थी। मेरी चिंता मत करो, एरिक ने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा। टेस्ट का रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं फिर भी रेड पैलेस का हिस्सा रहूंगा। इन शब्दों से उसके दोस्तों को थोड़ा सुकून मिला। एम्बर ने एरिक के इस बदले हुए एटीट्यूड को नोटिस किया। नेथनियल से हारने के बाद वह काफी गुस्से में रहता था, और आमतौर पर उसका व्यवहार स्थिर नहीं रहता था। ऐसे में उसे इस तरह शांत देखकर एम्बर को अच्छा लगा। चलो अंदर चलते हैं, एरिक ने कहा। हाँ, ग्वेन बोली, और इसके साथ ही पांचों रूम के अंदर चले गए। अंदर एक छोटा सा डेस्क था, जिस पर एक आदमी पेपर्स पर काम कर रहा था, जबकि बाकी छात्र एक एक करके डॉक्यूमेंट्स भर रहे थे। एम्बर, ग्वेरिक और फ्लोइड जल्दी से डेस्क के पास पहुंचे और लाइन में खड़े हो गए। वहीं खड़े खड़े वे बाकी छात्रों को टेस्ट देते हुए देखने लगे। स्ट्रेंथ टेस्ट सबसे तेजी से हो रहा था, और बहुत से छात्र इसे पहले ही पूरा कर चुके थे। लेकिन दूसरे टेस्ट, यानी ट्रेडमिल वाले टेस्ट पर चीजें धीमी हो गई, क्योंकि ये एंडोरेंस टेस्ट भी था। इस समय नथानियल ट्रेडमिल पर था।
वह 10 मिनट से भी ज्यादा समय से एक पागलपन भरी स्पीड पर दौड़ रहा था और रुकने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। उसके पीछे एंडरसन अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। एंडरसन ने एरिक की तरफ देखा और आंख मारी। एरिक ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। जैसे जैसे क्राउड आगे बढ़ा और ज्यादा छात्र टेस्ट्स देने लगे, थोड़ी देर बाद नेथानियल का टीचर के साथ फाइट टेस्ट शुरू हुआ। फाइट खत्म होते ही टीचर ने कहा, इतनी कम उम्र में ही काफी अच्छा फाइटर हो। मुझे लगता है नंबर 373 तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। हे डेनो, उसने डेस्क पर बैठे आदमी की तरफ देखते हुए कहा। रैंक अपडेट कर दो। डेनो ने सिर हिलाया और नेथानियल के फोन पर एक नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन नेथानियल खुश नहीं था। वह हर जगह सबसे अच्छा रहने का आदी था, इसलिए उसे यह स्कोर कम लगा। पूरे सम्मान के साथ सर, मुझे नहीं लगता कि यह सही नंबर है। टीचर ने उत्सुक नजरों से उसे देखा। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, यंग मैन? सर, मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि 373 बहुत कम स्कोर है। कम से कम, पता नहीं, मुझे 1000 पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए थे। नथानियल ने जितना हो सके उतना हम्बल लगने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आसपास सुन रहे लोग उसकी खुली डींग से शर्मिंदा हो गए। हा 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 हा, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया किड, बोला। रेड पैलेस में इनर रैंक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करते हैं। मतलब जितना छोटा नंबर उतनी बेहतर रैंक। तुम्हें 373 देने का मतलब है कि तुम्हारी रैंक 373 है। अगर तुम मेहनत करो तो एक महीने में स्क्वायर रैंक तक पहुंच सकते हो। ये पूरे रेड पैलेस के इतिहास में सबसे तेज रैंक अप होगा। फिर उसने डेनो की तरफ देखा और कहा, डेनो, I want to correct myself. Give him rank 500 for having questioned my judgment. What? Nathaniel चिल्लाया। But sir, अब भी बोल रहा है? टीचर गर्जा। नथानियल चुप हो गया। सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से उसने काफी पोजीशंस गंवा दी थी। नेक्स्ट, अब एंडरसन की बारी थी टीचर से फाइट करने की, और वहां मौजूद ज्यादातर लोग जानते थे कि उसे एक शानदार स्कोर मिलने वाला है।